अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि एक थैंक यू बोलना पड़ेगा आपको, हर्षद सर को, हाँ जी। क्योंकि इतने सारे डायबिटीज के डॉक्टर बन जाएंगे पूरा इंडिया में। हाँ जी। और मुझे लगता है कि बहुत सक्सेसफुल भी होंगे। Good evening, Veddigan. Welcome to Pranabhisar Gurukul, yet another lecture series on a very demanded and a popular topic, Diabetes Reversal Program. I am Vaidya Sonal Juryani. प्राणभीसर गुरुकुल ये वैद्यों को आत्मनिर्भर बनाने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वैद्य जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन बनकर समाज के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। और आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हम इस प्लेटफॉर्म में 2.5 ईयर से कई लेक्चर सीरीज ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं, जिससे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारे वैद्यों ने अपने स्किल्स को अपग्रेड किया है और लोगों के थ्रू आयुर्वेद लोगों को ट्रीट कर रहे हैं और उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके एक बेहतर समाज की ओर लेकर जा रहे हैं। सो लास्ट 2.5 ईयर से पूरी प्राणाधीसर टीम कई लेक्चर सीरीज कई टॉपिक्स पे कंडक्ट कर चुकी है। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज हम जिस लेक्चर सीरीज को कंडक्ट करने वाले हैं वो दैट इज बाय वर्ल्ड्स रिनाउंड आयुर्वेदिक डायबिटोलॉजिस्ट वैद्य ऋषिकेश मैत्रेय सर को वैसे तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं दैट सर लास्ट 28 इयर्स से सर का एक्सपीरियंस है इन क्लिनिकल प्रैक्टिस और हजारों पेशेंट्स को वो अपुनर्भव चिकित्सा के थ्रू ट्रीट कर चुके हैं। आज हम जिस उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हुए हैं दैट इज डायबिटीज रिवर्सल कैसे करना है, यह आदरणीय गुरुवर 2018 से हजारों पेशेंट्स की डायबिटीज रिवर्स करने के बाद हमें आज वो नॉलेज प्रोवाइड करने वाले हैं। 2018 से सर ने कई पेशेंट्स का डायबिटीज रिवर्स किया है, जो नॉलेज आज वो हम सबके साथ शेयर करेंगे। आदरणीय सर ने 800 से ज्यादा ऑनलाइन और ऑफलाइन लेक्चर सीरीज कंडक्ट किए और हजारों वैद्य हमारे और आपके जैसे वैद्यों को उनकी प्रैक्टिस में आने वाली सभी समस्याओं के ऊपर मार्गदर्शन दिया है। सर ने अनेकों राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर 200 से ज्यादा आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं। सर के इतने विस्तृत कार्य के लिए 2016 में आयुर्वेद जगत में प्रतिष्ठित वैद्य खाड़ीवाले संस्थान का BG खाड़ेकर अवार्ड, ऐसे कई इंपॉर्टेंट अवार्ड से सर को नवाजा जा चुका है। इतना ही नहीं, सर के एक्सपीरियंस, नॉलेज और फैन फॉलोइंग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले 450 प्लस से भी ज्यादा वैद्य हैं, जो कि 11 देशों से जो वैद्य हैं वो हमारे साथ इकट्ठा हुए हैं और 450 प्लस से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशंस हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गुरुवर हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जो व्याख्याता है, उनकी जो महानता है वो कितनी ज्यादा होगी। 11 देशों से ज्यादा लोग हमारे साथ आज कनेक्टेड हैं। और अगर हम मान लें कि एक वैद्य भी एक क्वेश्चन पूछता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 400 से भी ज्यादा पर्सपेक्टिव हमें इस लेक्चर सीरीज में मिल सकते हैं। 400 से भी ज्यादा एक्सपीरियंस शेयरिंग हमारे साथ हो सकती है। तो सब अपने थ्रू क्वेश्चंस, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कितने ज्यादा नॉलेज को हम शेयर कर सकते हैं। ऐसे महान गुरुवर वैद्य हमें डायबिटीज को 100% जड़ से कैसे खत्म करना है ये सिखाने वाले हैं और ये हमारा भाग्य है कि सर आज हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सभी की ओर से फिर से सर आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने हमारे लिए समय निकाला और हमें इस लायक समझा कि हम ये ज्ञान आपसे ले सके। और मैं सभी की ओर से आपके लिए ग्रेटफुलनेस एक्सप्रेस करती हूँ और मैं आपसे विनती करती हूँ सर कि आप अपना माइक अनम्यूट करके ये सेशन की शोभा बढ़ाएं। जी नमस्कार। गुड इवनिंग सर। नमस्ते आवाज सर। आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है सर। जी, अभी स्क्रीन शेयर करके शुरू करते हैं। हाँ जी सर। तो वीडियो की अभी आवश्यकता नहीं लगेगी चेहरे के। जी तो जी स्क्रीन पर जो है उससे बात करेंगे, ठीक है? जी बिल्कुल सर। जी नमस्कार। गणाधीशो विद्यानिधिर्विनायकः कार्यारंभे सदा तस्मै गणेशाय नमो नमः। आप सभी का इस कोर्स में हार्दिक स्वागत। इस कोर्स में मुझे यहाँ पर अवसर प्रदान करने के लिए मैं प्राणाधीसर संस्था का आभारी हूँ और आप सभी आज यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए आप सभी का भी मैं आभारी हूँ। और प्राणाधीसर गुरुकुल का जो आशीर्वाद का स्रोत है, प्रेरणा का स्थान है, आधार स्तंभ है, वो
मेरे गुरुजी, और जिन्होंने मुझे गुरुजी के साथ साथ एक सन्मित्र की तरह हमेशा मेरे साथ व्यवहार किया है, वो आदरणीय तपन कुमार जी, इनको मेरा सादर वंदन। और श्री गणेश जी और माता सरस्वती को नमस्कार करके हम ये कोर्स जो है आज प्रारंभ करते हैं। फिर एक बार सभी को नमस्कार। इस कोर्स का जो शीर्षक है वो डायबिटीज रिवर्सल और रेमिशन, एक शास्त्रीय शक्यता। तो रिवर्सल, रेमिशन, शास्त्रीय शक्यता, ऐसे इतनी सारी चीजें इसमें क्यों लिखी वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। कुछ बातें कोर्स शुरू करने से पहले क्लियर करना आवश्यक है, वो पहले करता हूं। हम आगे 4 सप्ताह तक हफ्ते में 4 बार 1 से 1.5 घंटे तक संवाद करने वाले हैं। तो कोई जल्दबाजी, कोई हरी हेस्ट ऐसा नहीं करेंगे, जिसे हम हिंदी में इत्मीनान से कहते हैं। तो वैसे हम बात करेंगे एक संवाद के रूप में, पर्याप्त समय हमारे पास है, तो कोई जल्दबाजी इसमें नहीं करेंगे। ये मेरी कुछ कन्फेशंस या स्वीकृतियां हैं कि मुझे मेरी मर्यादाओं का ज्ञान है और वो मर्यादाएं मुझे स्वीकृत हैं। मैं कोई एक्सपर्ट स्पीकर हूं इसलिए यहाँ पर नहीं हूं। मैं आप सभी का एक कल्याण मित्र हूँ, वेलविशर फ्रेंड हूँ, और हम एक डायलॉग के रूप में यह कोर्स चलाएंगे। मैं आपका एक समवयस्क या कुछ लोगों के लिए जूनियर, कुछ लोगों के लिए एक सीनियर मित्र हूं, और इस मित्र के रूप में हम एक संवाद के रूप में इस कोर्स में जो मेरे अनुभव है, जो मेरे विचार है, मेरा चिंतन है, जो सत्य स्वरूप है, जिसमें कोई हाई क्लेम नहीं है, ऐसी वास्तवदर्शी धरातल के ऊपर स्थित, जिसे हम ग्राउंडेड कहते हैं, जमीन के ऊपर जो हम खड़ा रह के बात करते हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। उसके लिमिटेशंस और उसके पोटेंशियल दोनों भी सामने रखेंगे। विस्तार की कोई मर्यादा नहीं होती, और सदैव से हमें इस कोर्स में उतना समय है कि हम हमारे जितनी आवश्यकता है उतना विस्तार कर पाएंगे। मीमांसा शास्त्र में जो षड्दर्शनों में से एक है, जैमिनी द्वारा इसका वर्णन किया, उसमें अर्थवाद नाम की एक संकल्पना है। अर्थवाद का अर्थ होता है निंदा प्राशस्त्य परम वाक्य। तो आप सोचेंगे यार हम तो डायबिटीज के लिए बैठे थे, आप दर्शन शास्त्र में कहाँ चले गए? तो पहले ये 2 बातें मुझे आप क्लियर कर दीजिए। आपके संयम के लिए मैं आभारी हूँ कि आप इसको डायबिटीज को सुनने से पहले इसको सुनने में आपका समय और इतने मैन आवर्स मुझे दे रहे हैं। अर्थवाद का अर्थ होता है निंदा प्राशस्त्य परम वाक्यम। यह मीमांसा दर्शन की संकल्पना है जो वेदों के विधियों को स्पष्टीकरण करता है। वेदों का जो कर्मकांड है, यज्ञ है, एक्चुअली वेदों में जो कृतियां है, विधियां है, उनका वो एक्सप्लेनेशन करता है। उनका कहना है कि वेदों के 5 भाग हैं, विधि, निषेध, नामधेय, ये मुख्य 3, और अर्थवाद और मंत्र। तो आयुर्वेद भी एक वेद का ही भाग है ना, जो उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। तो इसके भी उतने ही भाग हैं, लेकिन मंत्रों की संख्या आयुर्वेद में ना के बराबर है। कहीं कहीं पर मंत्र आपको दिखाई देते हैं, वो हमारा मूल करण नहीं है, हमारा मूल करण भेषज है, इसलिए मंत्रों की संख्या आयुर्वेद में कम है। नामधेय का अर्थ होता है संज्ञाएं, तो रोगों के नाम है, औषधों के नाम है, कल्पों के नाम है, दोषों के नाम है, पारिभाषिक नाम है। तो मंत्र हो गया, नामधेय हो गया। पूरा आयुर्वेद विधि और निषेध से भरा हुआ है। विधि और निषेध का मतलब होता है ये करो, ये ना करो। हमारे शास्त्र में क्या बताया है? उपदेश बताया है कि ऐसा करना चाहिए। अभ्यंगम कारयेत, वमनम कारयेत, वमनम निषेधयेत, विरेचनम न कारयेत। तो विद्यर्थ होता है शुड बी एंड शुड नॉट बी डन, डूज एंड डोंट्स, उसे कहते हैं विधि और निषेध। और 5वीं चीज होती है अर्थवाद। अर्थवाद का अर्थ होता है निंदा पराशस्त्यरम वाक्य। अब आपने एक वाक्य सुना होगा कि चरक ने लिखा है कि अमुक अमुक योग के भक्षण से शतम नारिणाम भूंगते। शतम नारिणाम भूंगते, यह सत्य नहीं, यह उस कल्प की प्रशस्ति है। या फिर शारंगधर में एक लेप आता है बालों को उगाने के लिए, उसमें लिखता है कि लेपात पानी तलेशोपी केशा जायन्ते। इसके लेप से आपके हस्ततल के ऊपर भी केश आ जाएंगे। ये वस्तु स्थिति नहीं है। आप कहोगे ये तो आपका प्रमाण है, शास्त्र में लिखा है तो सत्य होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती है कि आपको उस विधि के प्रति आकर्षण निर्माण हो, इसलिए उसकी भयंकर, अविश्वसनीय, अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशस्ति की जाती है, स्तुति की जाती है, उसके बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कही जाती है। और कभी उल्टा होता है कि उसकी निंदा की जाती है, इतनी निंदा की जाती है कि उससे आपकी निवृत्ति हो जाए।
जैसे कि नास्तिक से संभाषण करना पातक भी पातकम ऐसा लिखा गया है, या अन्य व्यक्ति से औषध लेना विष को लेने समान है, आशी विषय है, या अयोगुणों को भक्षण कर रहे, ऐसे चरक सूत्र स्थान 1 में आता है। तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण जो बातें होती है इन्हें अर्थवाद कहा जाता है, जिसे आज की भाषा में हम एडवर्टाइज कहते हैं। एडवर्टाइज प्रायः सकारात्मक होती है कि हमारे इस प्रोडक्ट से ऐसा हो जाएगा, आप स्प्रे मार लो तो 4 लड़के आपके पीछे भागेंगे। वस्तुस्थिति में ऐसा नहीं होता है, ये एडवर्टाइज है। वैसे आपने जब कोर्स का नोटिफिकेशन देखा, आपने कोर्स का जब प्रमोशन देखा, तो उसमें कुछ शब्द आपको ऐसे दिखाई दिए होंगे कि जो आश्चर्यकारक है, एक सुपरमैन की तरह है। तो मैं आपको पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये अर्थवाद है। ये कोर्स में जो अच्छा सिखाने की कोशिश हम करने वाले हैं, उसकी ओर आपको आकर्षित करने के लिए लिखा गया है। हर चीज को आप अगर वैसे ही मानेंगे तो वो ठीक नहीं है। अगर 100% डायबिटीज रिवर्सल 100% पेशेंट के बारे में मुझसे हो सकता, तो मैं आज यहाँ पर कोर्स नहीं पढ़ाता होता, मैं नोबेल पारितोषिक जीत चुका होता। तो हर चीज को मर्यादा होती है, किंतु उस चीज की अच्छापन का आपको आकर्षण लगे, आप उसके प्रति प्रवृत्त हो जाए, उस चीज में जो पोटेंशियल है वो आपके पास आ सके, इसके लिए जो विधि किया जाता है उसे अर्थवाद कहते हैं। तो ये बातें उसमें होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको लिमिटेशंस नहीं है, उसको फेल्यूर्स नहीं है, उसको व्यापद नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मेरे पास आने वाले 100 के 100 पेशेंट ठीक नहीं होते। अगर वैसा होता तो मैं धनवंतरी बन जाता। हाँ, तो ये पहली मर्यादा की बात आप मान लीजिए। अभी दूसरा ये कि आप सभी को मैंने पहले ही थैंक्स बोल दिया, वो इसलिए है कि आपका संयम, आपका समय, आपका सपोर्ट, आपका अटेंशन, आपका सहकार्य, आपकी जिज्ञासा सबसे इम्पोर्टेंट, और मुझे सुनने में 1 घंटा 1.5 घंटा जो आप सुनेंगे उसमें आपका जो पेशेंस है, सहनशीलता है, एंड्योरेंस है, टॉलरेंस है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। ये हमारा डिजिटल प्रेजेंस है, जिसमें इस विषय के संदर्भ में, डायबिटीज विषय के संदर्भ में और आयुर्वेद के सभी विषयों के संदर्भ में शास्त्रीय बातें बताई जाती है वीडियो पर और ब्लॉग पर। इसके ये डिजिटल प्रेजेंस के एड्रेसेस है। यहाँ पर मैं जो भी बताऊंगा ये इन लोगों के कारण बताऊंगा। मैं जो भी अच्छा बताऊंगा उसका कारण मेरे गुरुजियों ने दिया हुआ ज्ञान है। इसमें से सबसे प्रथम है वैद्य चूड़ामणि दिवंगत कोलडकर सर, जिनको मैं महागुरु मानता हूँ। मेरे पितामह गुरु है, वो मेरे गुरुजी के गुरुजी के गुरुजी है। दूसरे दिवंगत वैद्य गाडगिल सर, और तीसरे गुरुजी अर्थात मेरे सन्मित्र जो मुझसे केवल 2 साल सीनियर थे, लेकिन दुर्दैव से आज से 3 साल पहले वो भी अत्यंत कम उम्र में, ये योग का योग है, संयोग है कि कोलटकर सर जो हमारे गुरुजी के गुरुजी थे, वो भी 53 के वय में भगवान के घर चले गए। और अनिल पानसे जो मेरा प्रथम गुरु है, वो भी 52-53 के वय में भगवान के पास चला गया। ये मेरे 3 गुरुजियों के नाम हैं। इसमें से बहुतांश जो मेरा सामर्थ्य है, बोलने की मेरी क्षमता है, पेशेंट ठीक करने की क्षमता है, एक सिखाने की क्षमता है, जो भी है मेरा, वो सारा पोटेंशियल अनिल पानसे के कारण है। वो मेरा सखा, सदगुरु, भगवंत, फ्रेंड, गॉड एंड गुरु, एवरीथिंग। उसके गुरुजी गाडगिल सर, उनकी क्लिनिक में मैं 6 साल खड़ा रहा, पेशेंट दिखे। और गाडगिल सर के गुरुजी कोलटकर सर, जिनके घर में और जिनके क्लिनिक में मैं मेरे बीएमएस के अंतिम 6 महीने रहकर उनसे भी मैंने सीखा। तो इन तीनों का मुझे वैयक्तिक सहवास मिला, लेकिन मेरे ऊपर सबसे प्रभाव जो है वो मेरे सखा अनिल पानसे का है। और बाकी 5-6 लोगों से मैंने सीखा, इनका नाम आगे के श्लोक में है। माधवाय, दिलीपाय, विजयाय, तुलाय च दिवाकर समीराभ्याम अनिलाय नमो नमः, जिसमें अनिलाय अर्थात अनिल पानसे और पहले 2 माधव कुलटकर और दिलीप गाडगिल सर। समीर सबको पता रहते हैं, समीर अर्थात समीर जमदन। ये इन तीनों के चित्र है, फोटो है। जो सबसे वयोवृद्ध दिख रहे हैं वो माधव कुलटकर सर है, जो लाल कुर्ते में है वो दिलीप गाडगिल सर है, और जो व्हाइट शर्ट में है वो अनिल पानसे है। अनिल पानसे को मैंने 2016 में वाग्भट हृदय आयुर्वेद भूषण, यह मैंने ही पुरस्कार देकर उसको सत्कार किया था। उस समय की ये फोटोज है। अस्तु, ये कोलटकर सर हैं, ये गाडगिल सर हैं। ये उनके प्रति लिखा हुआ
श्लोक है, मुझे ये आदत है कि मैं लोगों के नाम के अक्षरों से श्लोक नया निर्माण कर सकता हूँ। आई कैन कंपोज संस्कृत श्लोक। ये मार्तंड तुल्य तेजस्वी प्रज्ञार्णव महागुरु धन्वंतरि प्रसादेन लब्धा नस्ते शुभाशिषा नहाते, नहा यानी हमें, ते यानी आपके, वंदे श्रेष्ठोर्चनीयोसी में शीर्षम ते पदाम्बुजे। ये दिलीप गाडगीळकर के लिए लिखा था। दिक्षु यश प्रभा यातु सत्कीर्तिस्ते प्रकाशतु। सभी दिशाओं में आपका यश और कीर्ति फैल जाए। लीन शिष्यगणो धन्य सदैव ते पदाम्बुजे। आपके चरण कमलों में आपका शिष्यगण लीन है। परम ज्ञान प्रदम ते स्यात् आयुर्वेद निरूपणम। आपका आयुर्वेद निरूपण का जो व्याख्यान होता है वो ज्ञानप्रद होता है। ऋषिकेश कृतो ह्यश श्लोकाध्यर्थ समर्पिता। अध्यर्थ श्लोक अर्थात 1.5 श्लोक, 3 लाइन, तो एक और आधा श्लोक आपके चरणों में समर्पित है। इस तरह से गुरुओं को वंदन करके मैं ये आगे विषय की ओर बढ़ता हूँ। ये अनिल है, अनिल के लिए लिखा था। अति प्रिय सखा में त्वम सद्गुरुम भगवान अपि। तुम मेरे अति प्रिय सखा मित्र हो। जैसे कृष्ण अर्जुन का सखा था, गुरु भी था और ईश्वर तो था ही, वैसे ये सखा सद्गुरु भगवंत है। सखा में त्वम सद्गुरुम भगवान अपि नित्यं स्मरामि सद्भक्त्या यद्यत अध्यापितम त्वया। जो तुमने मुझे पढ़ाया मैं नित्य स्मरण में रखता हूँ। लक्षवारम नमस्तुभ्यम हृदय तिष्ठसि सर्वदा। तुम्हें लाख बार प्रणाम है और तुम मेरे हृदय में रहते हो। त्वया आयुर्वेद बोधेन तारितम जीवनम मम। आयुर्वेद के बोध से तुमने मेरा जीवन तारण किया है, तुम मेरे तारणहार हो। उस अनिल पांसे को नमस्कार। तो ये हमारा डिजिटल प्रेजेंस मैंने आपको बता दिया है। कुछ कोर्स हम चलाते हैं, चरक, वाग्भट, तंत्र युक्ति, पीजी सीईटी एंट्रेंस क्लास। मैं भारत का पहला पायोनियर व्यक्ति हूँ कि जिसने पीजी एंट्रेंस क्लास की संकल्पना रखी 1999 में और 2016 तक 4 शहरों में ऑफलाइन रूप में उसको चलाया। अस्तु, ये मेरी मर्यादा है। आदमी उतना कहता है जितना वो कह पाता है। कहने को बहुत ज्यादा है, अनकहा अधिक रह जाता है। तो जो अनकहा रह जाएगा वो मेरे ब्लॉग में से और मेरे यूट्यूब पर की वीडियो से आप देख लीजिए। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे गुरुजी जो हमको सिखाते हैं वैसे का वैसे हमने बनना चाहिए, लेकिन मैं मेरे गुरुजी की जेरोक्स कॉपी नहीं हूँ। मैं मेरे 3 गुरुजियों से सीखा हूँ, लेकिन उनसे मैंने आयुर्वेद सीखा है, आयुर्वेद का ज्ञान सीखा है, आयुर्वेद के तत्व सीखे। मैंने उनसे आयुर्वेद के योग नहीं सीखे। मैंने उनके आयुर्वेद के फॉर्मूले नहीं सीखे। किस पेशेंट में कौन सा योग देना है, कौन सा कल्प देना है, कौन सा फॉर्मूला देना है, ये मैंने कभी नहीं सीखा। आज मैं जो चिकित्सा करता, आज मैं पेशेंट को जो औषध लिखता हूँ, वो 1% भी मेरे गुरुजियों की चिकित्सा से नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे तीनों गुरुजी रसकल्प प्रयोग करते थे और मैं रसकल्प प्रयोग नहीं करता हूँ। मैं 0% रसशास्त्र यूज करता हूँ। मैं केवल संहिता की प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं मेरे गुरुजी की जेरोक्स कॉपी नहीं हूँ। कोई चीज मेरे गुरुजी ने नहीं की थी इसलिए मैंने नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। उल्टा होता है शिष्यादिश्चित पराजय। जो गुरु ने नहीं किया उसके आगे जाके आप 4 कदम कुछ चीजें नहीं कर दो तो वो ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए मुझे कुछ चीजें आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ चीजें टेंजेंट, कुछ चीजें थिंक बियॉन्ड द लिमिट, इस प्रकार से सूझती है। अभी ये कुछ गड़बड़ी होने के कारण पेशेंट आज संख्या में ज्यादा थे, तो मैं इस पीपीटी को मराठी से हिंदी में नहीं कर सका, लेकिन कल मैं इसे मराठी से हिंदी में करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आगे के सारे पीपीटी हिंदी में या इंग्लिश में या दोनों में रहेंगे, मराठी में नहीं रहेंगे। आज के लिए आप मुझे इसके लिए क्षमा करें। मुझे जो कुछ सूझता है वो हमेशा सत्य ही होता है, योग्य होता है, ऐसा मेरा हट्टाग्रह नहीं है, लेकिन उसका मैं प्रयोग करके देखता हूँ और जो सत्य है उसका मैं अनुसरण करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, लोगों को बताता हूँ। इसलिए कुछ अलग करके देखने की मेरी वृत्ति है। जो जीता वही सिकंदर का गाना है, वो मेरे कार्य पद्धति की अ, शैली है। वो है कि जो सब करते हैं यारो वो हम तुम क्यों करें, जो सब कर रहे हैं वो तुम क्यों कर रहे हो, कुछ अलग करके देखो ना। तो ये अलग करने की धुन में मैंने जो कुछ किया वो इस कोर्स में आता है। मुझे ये भी लगता है कि मुझे जो शोधा वो मेरा अपना नहीं है, ये ईश्वर की देन है। ज्ञानियांचा तुकयाचा तोच माझा वंश आहे, माझी या रक्तात काही ईश्वराचा अंश है। जैसे हमारे यहाँ ज्ञानदेव है, तुकाराम है, उनका ही मेरे शरीर में कुछ अंश है, क्योंकि इस ईश्वरीय अंश के कारण ही हम कुछ अच्छा कर पाते हैं। तो इस नम्र भूमिका से मैं आपके सामने सब कुछ रखूंगा। अभी इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, इसलिए डायरेक्ट विषय में जाना, विषय का विस्तार करना, इसके पहले इसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि हाउ डिड आई रीच टू डायबिटीज ट्रीटमेंट्स सक्सेसफुली। मेरी प्रैक्टिस जो है ये 1990
2008 से है पुणे में और 2008 से नासिक में। तो कुल मिला के ये करीब करीब 28-27 वर्षों का चिकित्सा क्षेत्र का सफर है। मेरी मूल प्रैक्टिस जो है वो अल्फा एसिड डिजेनरेशन इस प्रकार की है, यानी अस्थि क्षय, घुटने घिस गए हैं उसका TKR बोल दिया है, यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन बोल दिया है, या स्लिप डिस्क है, या फिर सायटिका है, या फिर सभी वर्टेब्रे सीवियर डिजेनरेशन, ये मेरी मूल प्रैक्टिस है। इसके केसेस की संख्या मेरी 3000 से भी ज्यादा है और बहुतांश 3000 में से बहुतांश पेशेंट को मैंने 1.5 महीने में उनके पाँव पर खड़ा किया है। और जो पेशेंट मैंने 22 साल पहले ट्रीट किए, 23 साल पहले ट्रीट किए हैं, वो आज भी अपुनर्भव रूप में उनके पाँव पर खड़े हैं, वेदना भी रहित, किसी भी औषध के बिना, और फिर से औषध लेने की आवश्यकता पड़े भी नहीं, अपुनर्भव रूप से ठीक है। तो ये बहुत ओरिजिनल प्रैक्टिस है जो मेरी है वो। उसमें एक 72 साल की लेडी की कहानी बहुत सारे लोगों ने सुनी होती है, मैं जब पढ़ाता हूँ या लेक्चर देता हूँ। वो मेरी पहली केस थी अल्फा S1 की सीवियर डिजेनरेशन L1 to S1, और वो ठीक हो गई। उसका ठीक होना जो था वो मेरे लिए महालक्ष्मी का वरदान था। उसके रूप में मेरे जीवन में लक्ष्मी चली आई और उसके बाद उस प्रकार के पेशेंट आते चले गए और वो ठीक होते चले गए। आज भी आते हैं उसी प्रकार के पेशेंट टू पेशेंट आते हैं माउथ पब्लिसिटी से। लेकिन होता क्या है कि ऐसे पेशेंट में ऑब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं होता है। तो ये उस पेशेंट का डिटेल्स है कि 2002 में ये लेडी आई, 72 वर्ष की थी, L1 to S1 सब कुछ डिजेनरेटेड था, बेड पर लेटी हुई थी, यूरिन टॉयलेट सारा बेड पर हो रहा था। मैं गया उसके घर उसको विजिट देने के लिए, सीवियर पेन था, SLR 0 था, उसको एक कुक्षी पर टर्न होना भी मुश्किल था। तो अस्थि क्षय की केस है, हमारा निदान तो आसान है। अस्थि क्षय में तिक्तक शीरबस्ती आप लोग सभी देते हो, कुछ नया नहीं है उसमें। लेकिन मैंने 3000 पेशेंट में से एक को भी तिक्तक शीरबस्ती नहीं दिया है। मैं पंचकर्म नहीं करता हूँ। उसके कुछ अलग कारण है। मैं पंचकर्म नहीं करता हूँ, मैं रशस्त्र का प्रयोग नहीं करता हूँ, मैं गूगल का प्रयोग नहीं करता हूँ। तो मैंने उसको बस्ती नहीं दिया। और अस्थि क्षय की चिकित्सा तो तिक्तक शीर घृत बस्ती ही है। तो मैंने क्या किया कि भाई बस्ती कहाँ जाता है, तो बस्ती पकवाशे में जाता है। पकवाशे का स्वामी नियंत्रक कौन है, तो अपान है। अपान के पास पहुंचने के लिए औषधि काल कौन सा है, तो प्रागभक्त है। प्रागभक्ता का अर्थ है कि भोजन के पहले औषध दे दो। तो जो तिक्त क्षीर है, तिक्त घृत है, वो मैंने भोजन से पहले उसको दे दिया। और वो सीवियर डिजेनरेशन है, उसको भरना है, इसलिए प्रभंजनम जयति लशुनः, लशुन भग्न संधानकारी है, तो लशुन क्षीरपाक के साथ दिया। और दुग्ध, घृत, तिक्त, लशुन, इन सारी चीजों से अपान काल के में देने के बाद 15 दिन के बाद वो मेरे 8 सीढ़ियां, 8 स्टेप चढ़कर मेरे क्लिनिक तक आ गई। एंड इट स्टार्टेड, द सागा स्टार्टेड फॉर अल्फा एसिड डिजेनरेशन। लेकिन दुर्दैव की बात है कि ये मैं कितनी भी बार लोगों को बताऊं, ये कहानी सुनने में अच्छी लगती है लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं है। लोग क्या करते हैं, BT MRI उनके पास होता है बिफोर ट्रीटमेंट, लेकिन AT MRI करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, क्योंकि वो ठीक हो चुका है, उसकी वेदनाएं समाप्त हो चुकी है, वो चल फिर सकता है। अभी वो MRI में क्यों जाएगा उस यंत्र में जिसका उसको डर लगता है, जिसके लिए पैसे लगते हैं। मैंने बोला कि मैं पैसा देता हूँ, लेकिन लोग बोलते नहीं सर क्या आवश्यकता है उसकी, हम तो भले चंगे हो गए हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कूदते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, गाड़ी चलाते हैं। एक तो महाशय थे कि उनकी कल ऑपरेशन होने वाली थी TKR की, जिनके मिसेस का मैं डायबिटीज ट्रीटमेंट कर रहा था, उसका रिपोर्ट मैं आगे बताऊंगा। तो ऐसे लुढ़कते लुढ़कते आ गया अंदर। मैंने बोला क्या हुआ, तो बोली ऑपरेशन है मेरा कल TKR का, एडमिट होने जा रहा हूँ। मैंने बोला क्यों, क्या आवश्यकता है। तो उनको औषध दे दी 14 दिन की, और इनके मिसेस को 14 दिन की औषध दे दी। वो आए ही नहीं, 3 हफ्ते बाद वो आए। मैंने पूछा कि आप नहीं आए, मैंने, वो बोले कि मैं तो ठीक हो गया, मैं तो 14 दिन के बाद गाड़ी निकाली और मारुति में बैठ के मेरे मिसेस के साथ में कोल्हापुर महालक्ष्मी चला गया, 250 किलोमीटर ड्राइविंग किया, 250 किलोमीटर वापस आ गया। एक दिन में 450 किलोमीटर का ड्राइविंग, क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर सब करते करते आ गया। अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऐसे मेरे अल्फा S1 डिजेनरेशन के अस्थि क्षय के पेशेंट की कथा है। लेकिन दे डोंट गो फॉर आफ्टर ट्रीटमेंट MRI। तो मैं आपको ऑब्जेक्टिवली ये नहीं दिखा सकता कि देखो इतना चेंज हुआ। इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता था कि रिजल्ट तो आ रहे हैं लेकिन वी कांट प्रूव इट।
तो इसलिए मैं उसके बाद चला गया ओबेसिटी पर। फिर ओबेसिटी में अच्छे रिजल्ट आने लगे, 10% वेट लॉस पर मंथ अप टू मैक्सिमम। कुछ पेशेंट तो ऐसे कि जिन्होंने 4 मंथ में 25 केजी वजन कम किया है। तो ये भी होता है कि 4 महीने में 25 केजी लॉस, 108 किलो उसका वजन था, वो 4 महीने में 85 तक आ गया। अभी उसके ट्रीटमेंट बंद करके 1.5 साल हो गया, उसका वजन वहीं पर है। ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट बंद कर दिया और वजन बढ़ गया, नहीं, क्योंकि मैं वजन कम करने के लिए गोलियां नहीं देता हूँ। हमारे शास्त्र में भारक्षय नाम की कंसेप्ट ही नहीं है। हमारे शास्त्र में स्थौल्य की चिकित्सा है, तो मैं भारक्षय के लिए दवा कहाँ से दूंगा? तो मैं जो औषध देता हूँ उससे उसका जो वजन कम होता है वो फिर से नहीं बढ़ता है, क्योंकि मैं गोलियों से वजन नहीं कम करता हूँ। इसलिए मेरी गोलियां बंद होने के बाद वजन बढ़ने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, ओबेसिटी में ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होती है कि भाई मेरा वजन इतना केजी था और मेरी टमी इतने इंचेस थी, और आज मेरा वजन इतना कम हो गया और मेरी टमी इतने इंचेस कम हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अरे यार, इसमें ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है कि ये इतना कम हो गया, ऐसे मैं ऑब्जेक्टिवली आपको बता सकता हूँ। मुझे वेग बातें करने पर, सब्जेक्टिव बातें करने पर, नैरेटिव बातें करने पर, डिस्क्रिप्टिव बातें करने पर विश्वास नहीं है। मुझे क्या चाहिए, ये सूर्य है, ये जयद्रथ है, आप उसका एविडेंस बताओ। तो एविडेंस में ऑब्वियसली मैं बता सकता था, लेकिन वो फिर भी जो एविडेंस है वो पेशेंट ने गिना हुआ वजन है, मैंने गिना हुआ वजन है, पेशेंट ने गिने हुए इंचेस है, मैंने गिने हुए इंचेस है, इस पर विश्वास कौन करेगा? वह मान लो कि मैंने फोटो निकाल के रखा, अरे आप फोटो किसका भी निकाल सकते हो, ऊपर कौन खड़ा है किसको पता है ना। वेट, आपने वेट के मशीन का डिजिट का फोटो निकाला। तो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ओबेसिटी में होती है। 10% के आसपास पर मंथ लॉस भी होता है, लेकिन अनबायस नहीं है, थर्ड पार्टी उसको वैलिडेशन नहीं है, किसी निरपेक्ष व्यक्ति ने, निष्पक्ष व्यक्ति ने उसका मूल्यांकन नहीं किया है। इसलिए ओबेसिटी में रिजल्ट आने के बावजूद मैं थोड़ा सा नाराज था कि ऑब्जेक्टिव असेसमेंट हो रही है, लेकिन आई कांट प्रूव इट अनबायसली। तो हमारा ये दावा है कि वाग्भट कहता है नहीं स्थूलस्य भेषजम, वाग्भट सूत्र 14 में, और हम कहते हैं यही स्थूलस्य भेषजम, सही स्थूलस्य भेषजम। इस कोर्स में एक सेशन ओबेसिटी पर भी है, उस समय हम उस पर विस्तार से बात करेंगे। फिर मैं आ गया डायबिटीज पर, और डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है कि इट हैज ऑथेंटिक, अनबायस्ड, ऑब्जेक्टिव, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बीटी, एटी एंड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। Before treatment, during treatment, and after treatment, you have unbiased, authentic, third party documentary evidence कि भाई इतनी शुगर थी फास्टिंग पीपी, इतना HbA1c था, इतना फास्टिंग इंसुलिन था, इतना सी पेप्टाइड था, इतना इंसुलिन चालू था, और आज इतना है। ये जो है ये ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है, और लैब में नहीं चलाता हूँ। कुछ पेशेंट तो ऐसे कि जिनका चेहरा मैंने नहीं देखा है और वे ठीक हो गए, और उन्होंने उनकी रिपोर्ट उनके शहर के लैब में की है, यानी उस लैब पर मेरा प्रभाव नहीं है। तो ये जो है ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि आई कैन प्रूव दैट व्हाट द रिजल्ट आई एम गिविंग यू कैन वेरीफाई, वैलिडेट, स्क्रूटिनाइज एनीवे, क्योंकि वो थर्ड पार्टी रिजल्ट्स है, वो अनबायस्ड है, वो निष्पक्ष है, और वो बिफोर ट्रीटमेंट है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट है, पेशेंट कैसे ठीक होता चला गया, और आज पेशेंट ठीक है, मेरी औषधि बंद की है, बंद करने के बाद अगले 3 महीने का HbA1c 5.4 है, 6 महीने का HbA1c 5.4 है, 9 महीने का HbA1c 5.4 है, 1 साल के बाद HbA1c 5.4 है, आमरस खाने के बाद HbA1c 5.4 है, श्रीखंड खाने के बाद शुगर नॉर्मल है। ये जो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है ये यश है। यश क्या है? शुगर कंट्रोल करना यश नहीं है। निदान सेवन के बाद भी लक्षणों की उत्पत्ति न होना, यह अपुनर्भव है। अपुनर्भव किसे कहते हैं? निदान के सेवन के पश्चात भी उसी रोग का फिर से प्रादुर्भाव न होना। मेरे पास एक लेडी आई, हमारे त्र्यंबकेश्वर, हमारे गांव से पास में 30 किलोमीटर पर ज्योतिर्लिंग का क्षेत्र है, वहां से एक पुजारी की पत्नी आई, तो उसको रैश आता था, खुजली आती थी, सूजन आती थी, पूरा शरीर लाल हो जाता था, इतनी वो सेंसिटिव थी। और उसका व्यवसाय है कि आए हुए श्राद्ध के लिए लोगों के लिए खाना बनाए, वो होस्ट है, वो यजमान है, फिर उससे उसको धन की प्राप्ति होती थी। और इसकी पत्नी को स्वयंपाक करना, रसोई बनाना ही मुश्किल है, क्योंकि उसने कुछ काटा, कुछ छीला, तो इसके शरीर के ऊपर रैश आ रहा है। क्या करेंगे? एक बार तो वो फेंटिंग में बेशुद्ध हो गई, बेहोश हो गई। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट हो गए, लेकिन कुछ हो नहीं रहता। किसी ने बताया कि आ जाओ, आ गए, उनको ट्रीटमेंट किया, और मैंने बोला कि
1.5 महीने के बाद जब मैं आपको बताऊंगा कि आपके शरीर का ये निदान समाप्त हो गया है, उस दिन आप मेरे यहाँ पर, मेरे क्लिनिक में, मेरे सामने आप खल में हरी मिर्चियाँ कूट के दिखाएंगे मुझे। और 1.5 महीने के बाद उसने मुझे हरी मिर्चियाँ मेरे सामने, मेरे ही क्लिनिक के खल में कूट कर दिखाई और उसको कुछ नहीं हुआ। इसको भी आज 6 साल हो गए, वो ठीक ही। ये है कि निदान सेवन के पश्चात भी उसको उस लक्षण की उत्पत्ति न होना, मीठा सेवन करने के बाद भी उसका फास्टिंग पीपी और HbA1c नॉर्मल रहेगा। ये अगर हमें साध्य करने को आ गया तो फिर हमने डायबिटीज को रिवर्स किया। ठीक है, तो यहां तक हमें काम करना है। तो हमें एविडेंस चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, अनबायस ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए और थर्ड पार्टी एविडेंस चाहिए। वो रिपोर्ट से आता है। कैसे आता है? ऐसे। अब ये जो पहला केस है ये डायबिटीज का नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको ठीक से देखिए। सबसे नीचे जहां पर ये USG का रिजल्ट दिया है, इंप्रेशन, वहां पर लिखा है कि प्लासेंटल इनसफिशियंसी, गर्भाशय के अंतर्गत माता से बालक की ओर जाने वाली जो रक्तवाहिनी है वो नैरो हो गई है, उसको ऑक्लूजन है, सप्लाई नहीं है और बालक की ग्रोथ जो है अरेस्ट हो गई है। उसको बोला कि आप इसको अबॉर्ट कर दो। अभी उसके लिए वो प्रीमियम प्रेगनेंसी है, वो अबॉर्ट करने की इच्छा नहीं उसकी। और उसने क्या किया, फिर किसी ने रेफर किया, इसलिए आ गए। मैंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप एक कुछ दिन के लिए दवा लीजिए, फिर से सोनोग्राफी कीजिए और मुझे बताइए। उनको 1.25 महीने की दवा दे दी और 1 महीना 7 दिन के बाद आप डेट देख सकते हैं और इंप्रेशन में आया कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। There is no uterine insufficiency, there is no placental insufficiency, there is no narrowing, the volume and the lumen is correct and the flow is correct and growth जो है वो फिर से रिस्टोर हो गई। तो इस प्रकार का जो रिजल्ट है कि गर्भाशय के अंतर्गत जो रक्तवाहिनी ऑक्लूजन में चली गई है, नैरो हो गई, उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। अभी ये जो है ये थोड़ा सा अलग है कि फाइब्रोएडेनोमा था जो केवल 2.5 महीने में इतना बड़ा फाइब्रोएडेनोमा, 5.4 × 5 × 3 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर, यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि 2 इंच बाय 2 इंच बाय 1.5 इंच इतना बड़ा वो फाइब्रोएडेनोमा था, जिसका अगर वॉल्यूम करेंगे तो 85 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना उसका वॉल्यूम था, जो 90% रिड्यूस हुआ केवल 3 महीने में। और उसके बाद उसको ट्रीटमेंट कंटिन्यू की और वो पूरा का पूरा चला गया। ये 90% साइज रिडक्शन है 2.5 महीने में। ये रेड में पहला रिपोर्ट है बिफोर ट्रीटमेंट, ये 2.5 महीने के बाद का रिपोर्ट है ग्रीन में, और ये अगला रिपोर्ट है जो कुछ दिनों के बाद का है, जहां पर उसका जो वॉल्यूम है वो 1.56 सीसी, यानी 85 से 1 यानी ये 1% से भी कम, इतनी मात्रा में वो कम हो गया। अभी सिस्ट है तो उसका कुछ रेसिडुअल तो वहां पर रहेगा, क्योंकि सिस्ट का जो ऊपर का कवरिंग होता है वो नहीं जाता। तो इस तरह से जो फाइब्रोएडेनोमा है वो भी हम ट्रीट करते हैं। तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है। आई एम पॉसिबल इज द स्पेलिंग ऑफ इम्पॉसिबल। देयरफॉर हम HbA1c चाहे 11 हो, 12 हो, 13 हो, फिर भी उसको ट्रीट कर सकते हैं और उसको 5.4 तक ला सकते हैं। हाँ, हर चीज को कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी एक दूसरी केस है, आप देखेंगे कि पूरी की पूरी मोटिलिटी गायब है, 0% मोटिलिटी है, ओलिगोस्पर्मिया, सीवियर ओलिगोस्पर्मिया है, सीवियर एस्टेनोजोस्पर्मिया है, संख्या भी कम है, मोटिलिटी भी कम है, उसके साथ साथ उसके टेस्टिस में प्रॉब्लम है, उसको हाइड्रोसिल हो गया है, उसको बहुत सारे स्थान वैगुण्य भी है और कार्य वैगुण्य भी है, फंक्शनल और एनाटॉमिकल दोनों प्रकार की विकृतियां उस व्यक्ति को है। ये उसके बाकी 2 रिपोर्ट हैं। ये दूसरा पेशेंट है, इसमें भी सिवियर ओलिगोस्पर्मिया, स्टेनोजोस्पर्मिया है। ये 2 पेशेंट, इन 2 पेशेंट को 2.5 महीने के बाद प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो गई, यानी उनकी पत्नियों को। तो जो शुक्र के लेवल की बात है वो अगर हम ट्रीट कर सकते हैं, तो जो डायबिटीज है, जो मेरी संकल्पना है कि वो रक्तगत क्लेद है, यानी दूसरे धातु की बात है, उसको ट्रीट करना क्या बड़ी बात है। मैं आपको ये केसेस इसलिए बता रहा हूँ कि गंभीर धातुगत अगर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो जो दूसरे धातु में है उसको ट्रीट करना तो बहुत ही सुकर है, संभव है, सुगम है। संभव और सुगम यानी आसान भी है और शक्य भी है। ये देखिए, ये बहुत ही जिव्हाड़ा यानी क्या बोलते हैं, सेंसिटिव विषय होता है कि बाल,
अब ये लड़कियों के फोटो नहीं लगा सकता, एथिकली मेडिकली अच्छा नहीं है, वो मॉरली अच्छा नहीं है, इसलिए लड़के का लगाया। तो बाल देखिए आप, 15 अगस्त को इतने थे, 12 सितंबर यानी 1 महीने बाद इतने थे, और ना उसके बाद 2 महीने के बाद आप देखेंगे तो पूरे के पूरे बाल रिस्टोर हो गए। तो हम अस्थि धातु तक अगर इतना अच्छा काम कर सकते हैं, और ये लड़का आज भी ऐसे, इसकी उम्र उस समय 23 या 24 की होगी। ये पहले 2 फोटो उसके घर के, तीसरा फोटो मेरे क्लिनिक का है। ये तो आपको पता है कि मुहासे तो रक्त धातुगत ही है, उसको 1.5 महीने में बिना किसी शोधन के, बिना किसी रसकल्प के ठीक किया जा सकता है। ये अभी जो केस बताया कि 108 से 83, पूरा हिस्ट्री उसने देखा है कि मेरा वेट कितना था, कब कितना कम हुआ, फिर 15 दिन बाद, 3 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 1.25 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, और 4 महीने बाद में कहाँ तक आ गया। तो 25 किलो लॉस इन 4 मंथ्स, ये भी डायबिटीज के आसपास जाने वाली चीजें हैं। हम समझते हैं कि संतर्पणजन्य रोगों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो स्थौल्य है। अगर हम स्थौल्य ट्रीट कर सकते हैं, मेद को ट्रीट कर सकते हैं, मांस को ट्रीट कर सकते हैं, स्थौल्य क्या 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 है, मेदो मांसाति वृद्धत्व, तो हम डायबिटीज को ट्रीट करना तो बहुत ही आसान है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डायबिटीज यह बाद में गंभीर धातुगत है, लेकिन जिस दिन डायग्नोसिस होता है उस दिन वो गंभीर धातुगत नहीं होता है, वो पहले 2 धातुओं में होता है। अस्तु, ये दूसरा एक पेशेंट है जो भारत क्षय का है, जो 45 दिन में उसका वजन करीब करीब 13 किलो कम हुआ। आप ऊपर देख सकते हैं कि 103 से वो इतना नीचे आ गया। फिर ये इंच लॉस है कि मेरी साइज इतनी थी और मेरा साइज अब इतना है, XXL से L तक आ गई। ये महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मेरी इंचेस कम होने चाहिए, टमी कम होनी चाहिए, थाई रब होता है वो कम होना चाहिए, सीट का आकार कम होना चाहिए, टायर्स कम होने चाहिए। तो ये भी बातें इसी में आती है कि हमने उसको ट्रीट करना संभव है। ये बाकी 3-4 पेशेंट है जिनका 9 kg लॉस हो गया 40 दिन में वगैरह वगैरह। ये डायबिटीज से तो ओबेसिटी, ये में संस्कृत भाषा जो है, ये आवश्यक नहीं है कि आप संस्कृत के ही शब्द उसमें प्रयोग करो। भाषा तब जीवंत रहती है, भाषा तब फ्लुएंसी में रहती है, भाषा तब प्रवाही रहती है जब आप उस काल के समकालीन कंटेम्पररी शब्दों को भी समाविष्ट कर सकते हो। आज इंग्लिश भाषा में गुरु शब्द एक्सेप्ट हो गया, मंत्र शब्द एक्सेप्ट हो गया, कर्म शब्द एक्सेप्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो हमें क्या प्रॉब्लम था संस्कृत में कुछ शब्दों को अगर हम एक्सेप्ट कर लेते, तो आज संस्कृत डेड लैंग्वेज नहीं होती। मिल्कम मिल्कम पिबामी, दुग्धम ड्रिंकामी, ऐसे बोल लेते थे, क्या फर्क पड़ता। लेकिन नहीं, हमने क्या किया, हमने बाकी शब्दों के प्रवेश को बंद करके रखा, इसलिए वो नहीं हो सका। इसलिए आज हमें ग्रंथ दुष्कर लगते हैं, ग्रंथ पढ़ना मुश्किल लगता है, ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं तो फिर क्या चल रहा है पता नहीं चलता है। मैं ये कर क्यों पाया, मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मैं ग्रंथ का, किसी भी ग्रंथ का कौन सा भी श्लोक, किसी भी टीका का कौन सा भी वाक्य मैं शुद्ध उच्चारण कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, और उसको आपको समझाने तक विस्तार से निरूपण कर सकता हूँ। और मुझे 12वीं कक्षा तक संस्कृत भाषा नहीं आती थी। ये भी हम कभी विषय के अनुरूप में इसको बात करेंगे। तो ये देखिए, शास्त्रीय समझ कैसे आनी चाहिए, इसका एक उदाहरण है कि जैसे डायबिटीज में होता है वैसे ओबेसिटी में होता है, दोनों संतर्पणजन्य। व्हाई ऑन टमी, आपने कभी ये सोचा कि ये मेद जो है ये हमारे तोंद पर, पेट पर ही क्यों जमा होता है? ढेरी क्यों निकलती है, टमी क्यों निकलती है, तोंद क्यों निकलती है, पेट क्यों निकलता है? तो लोग झट से उत्तर देते हैं उसमें क्या है, वो तो मेदो वहानम सुरतसाम वपावहनम। अच्छा ठीक है, मेदो सुरतस का मूल वपावहन है, इसलिए वपावहन जहां पर होता है उस पेट पर मेद जमा होता है। मान्य है भाई, आप बहुत ग्रेट हो, आपके चरणों में मेरा नमस्कार। तो भाई ऐसे क्यों नहीं होता है कि किसी किसी आदमी को मेद का जो संचय है वो पेट पर होने की बजाय जो मेदो स्रोतस का दूसरा मूल है वृक्क, उस पर क्यों नहीं मेद जमा होता है? आपने कभी देखा है कि कोई आदमी चल रहा है, उसका पेट एकदम फ्लैट है, उसका सीट एकदम नॉर्मल साइज में है, और उसका जो किडनी का पोजीशन है हमारे L1 के एरिया में, पीठ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, वहां पर मेद के बड़े बड़े 2-2 गोले हैं। ऐसा कभी देखा है? नहीं देखा है। तो वपावहन पर या पेट पर मेद जमा होता है, उसका आंसर स्रोतोमूल नहीं है, उसका आंसर कुछ अलग है। अच्छा, मेदसावृत मार्गत्वाद, फिर उसको वो वात का प्रकोप होता है और उसको भूख लगती है और वो फिर चरण से, अरे नहीं होता है यार, ऐसे ऐसे नहीं होता। विजय रक्षित कहता है, मर्त्य ही असर्व विदुरय ही क्वनाम ग्रंथे दोष विरह सुचिरंतने अपि। विजय रक्षित ने कहा कि मर्त्य लोगों ने लिखे हुए कौन से ग्रंथ में चिरंतन काल के बाद भी दोष नहीं निकलेगा, ऐसे होगा? निकलेगा, कुछ काल के बाद उसमें दोष तो निकलेगा ही निकलेगा।
आइंस्टाइन को कुछ लोगों ने फिर दोष निकाल के दिखा दिए, न्यूटन के इसमें कुछ लोगों ने दोष निकाल के दिखा दिए, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में लोगों ने दोष निकाल के दिखा दिए। तो दोष निकलना बुरी बात नहीं है, दोष निकलना इसका अर्थ है शास्त्र का परिष्करण होना, शास्त्र परिष्कृत होता है। चरक में इतने दोष है, ऐसा अरुण दत्त ने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के पहले श्लोक की टीका में लिखा है। कितने दोष गिनाए हैं? 20। सुश्रुत के आगे 10 दोष गिनाए हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, मैं वाग्भट पर जीता हूँ, मेरी जिंदगी वाग्भट चलाता, लेकिन वाग्भट के अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के पहले अध्याय के पहले श्लोक में दोष। तो दोष निकालना गलत बात नहीं है, दोष निकालना शास्त्र का परिष्करण है। चरक में जो लिखा मेधसावर्त मार्गत्वत, वो स्थौल्य की संप्राप्ति नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, मेरा चिंतन है। क्योंकि मैं आपको डायबिटीज बताने वाला, उसकी भी संप्राप्ति कुछ अलग है, वो प्रमेय की चरक निदान 4 की संप्राप्ति नहीं है। मैं आपको जो संप्राप्ति बताऊंगा वो अलग है, इसलिए मैं इसकी भी संप्राप्ति बताऊंगा कि एक 5 फीट का आदमी भारत में जनरली 5 फुट आप एवरेज हाइट पकड़ के चलिए, महिलाओं की पुरुषों की एवरेज निकाले तो 5 फीट, तो जितने इंचेस उतने केजी, 60 किलो का आदमी होना चाहिए। लेकिन उसका वजन 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, मेरे पास 154 किलो का भी आदमी आया, तो उसके फोटो भी है मेरे पास। तो जो व्यक्ति 60 किलो का होना चाहिए, अगर वो 70, 80, 90, 100 किलो का है, तो उसका अर्थ है कि हर क्षण वो 10, 20, 30, 40, 50 किलो वेट अपने शरीर पर ढो रहा है। तो ओझा वाहतोय, ही इज कैरिंग दैट मच लोड एवरी मिनट, एंड टू कैरी दैट मच लोड ही नीड्स एनर्जी। सिंस ही नीड्स एनर्जी, उसको ज्यादा भूख लगती है, उसको ज्यादा भूख लगती है इसलिए वो ज्यादा खाता है, वो ज्यादा खाता है इसलिए उसके लोड में और 1 kg ऐड होता है, फिर उस 1 kg और लोड के लिए उसको और एनर्जी और भूख और खाएगा और 1 kg बढ़ता है। इस प्रकार से मेद बढ़ता चला जाता है। हमें इस विशेष सर्कल को तोड़ना है, फिर आप स्थूल्य को ट्रीट कर पाओगे, जैसे मैं करता हूँ। यही स्थूलस्य भेषजम, सही स्थूलस्य भेषजम 10% पर मंथ, ये वाक्य है। अप टू 10% वेट लॉस एंड इंच लॉस, अप टू 10%। सभी का 10% होगा ऐसे नहीं, हर बॉडी का रिस्पॉन्स अलग होता है। अस्तु, ये एक इम्पॉसिबल केस है, एजोस्पर्मिया है। हम देख सकते हैं कि जहां पर नीला एरो है वहां पर 0 काउंट है, नील लिखा है, और उसके बाद आप देख सकते हैं जरा रेड एरो है, वहां पर 1.2 मिलियन स्पर्म्स है, बहुत ही कम है। 30-40 चाहिए नॉर्मल काउंट, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन कहता है कि 1 सिंगल स्पर्म विथ प्रॉपर मोटिलिटी इज सफिशिएंट फॉर फर्टिलिटी। और हमने 0 एजोस्पर्मिक पेशेंट को 1.2 मिलियन, अरे 1.2 मिलियन का अर्थ क्या हुआ, कितने स्पर्म्स हुए? 1.25 लाख स्पर्म हुए 1 ml में, और इजाकुलेट होता है 3 से 5 ml। तो इतने स्पर्म्स आ गए ना, उसमें से मोटिलिटी कितनी? 15%। राइट कॉर्नर में सबसे नीचे जो है वहां पर उसकी परसेंटेज दी है, 15% मोटाइल स्पर्म्स है उसमें। तो हम उन्हें एक चाहिए, हमने लाखों दे दिए, और उसके आईवीएफ हो गए और उसका जीवन सुधर गया, उसको अपत्य प्राप्ति हो गई। तो एंजियोस्पर्मिया से अगर हम अपत्य प्राप्ति तक जा सकते हैं तो डायबिटीज क्या चीज है? अभी ये देखिए, ये आपने रील में भी देखा होगा, प्रमोशन के इसमें भी देखा होगा। ये पेशेंट आया था जिसके आप शुगर देख सकते हैं, 5 रिपोर्ट्स है। पहला बीटी है, जब आया था तब उसके हर 14 दिन के बाद का एक उसने रिपोर्ट दिया है आगे, और अंतिम लाइन में देखिए कि 90 118 आ गया, जो 214 348 था। इसका HbA1c 11.2 था, जो 5.4 आ गया। उसके रिपोर्ट में आपको आगे शेयर करूंगा। महत्वपूर्ण बात क्या है, ये इस लेवल पर आकर 12 किलो वेट कम करके 88 से 76 तक आके, उसकी टमी जो थी इतनी थी कि उसको मैंने बोला वेट कितना है, देखो, बोला मैं देखो वेट नहीं दिख रहा है, बीच में टमी आ रही है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ नीचे क्या है। तो मैंने उसका वेट देखा 88 है, जो 8 सप्ताह के बाद, 2 महीने के बाद 12 किलो कम होकर 76 तक आ गए, और बाकी सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ गए। फिर वो मस्कत चला गया, मस्कत से आया था, मस्कत चला गया, उसकी ड्यूटी वहां पर थी, और वहां पर जाके औषध सारे बंद करने के बाद वो वहां पर चला गया, और वहां पर उसने ये स्वयं करके मुझे भेजा। दिस इज नॉट सॉलिसिटेड, मैंने उसको नहीं बताया कि आप ऐसे करो, ऐसा फोटो निकाल के मुझे भेजो, फिर मैं उसको फ्लेक्स करूंगा, फिर मैं उसको पीपीटी में दिखा, ऐसा नहीं हुआ। वो वहां पर चला गया, एक दिन उसने मुझे ये फोटो भेजा, बोला कि सर गोलियां तो बंद है, और मैंने श्रीखंड खाया है, और ये मेरा आज का शुगर है, पीपी का शुगर कितना है, पीपी का 115। और आप लेफ्ट साइड में देखिए कहाँ तक उसके रिपोर्ट थे। तो ये रिवर्सल है, ये रेमिशन है, ये ट्रीटमेंट है, ये सक्सेस है, ये पेशेंट का समाधान है।
अभी कितने साल का, 21 साल का, 26 साल चल रहा है, आज भी वो कोई भी ट्रीटमेंट चालू नहीं है एंड ही इज एंजॉयिंग ऑल हिज फूड और उसके जीवन से नॉर्मल है। तो ये होना चाहिए, इसके लिए हम काम करेंगे। डिस्क्लेमर, अभी डिस्क्लेमर भी बता देता हूँ कि अगर मेरा इंट्रोडक्शन आपको हुआ है कि वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड नोन और हजारों पेशेंट, ठीक है, किए हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन किसी भी डॉक्टर का 100% सक्सेस रेट नहीं होता है। डॉक्टर जितना वृद्ध होता चला जाता है, जितना अनुभवी होता चला जाता है, प्रैक्टिस के साल जितने आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं, उतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस आने लगते हैं, उतने चैलेंजिंग केसेस आने लगते हैं, तो नेचुरली सक्सेस रेट थोड़ा नीचे चला जाता है। एक जीपी का सक्सेस रेट करीब करीब 90%, 95% होता है, लेकिन कंसल्टेंट का सक्सेस रेट उतना नहीं होता है। और आपको पता है कि एक न्यूरोलॉजिस्ट का सक्सेस रेट 1% भी नहीं होता है, लेकिन स्टिल न्यूरोलॉजिस्ट इज द पर्सन हु इज मोस्ट रिस्पेक्टेड। तो ये बात जान के चलिए, मैंने ये सारी संभावनाएं लिखी है। अगर आप व्यायाम और आहार का पालन नहीं करेंगे तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट औषध का रिजल्ट ठीक से नहीं। कभी कभी आपने व्यायाम और आहार का पालन किया तो भी रिजल्ट कभी कभी नहीं आता है। इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी रिस्पॉन्स। मेरे पास नॉर्मल पेशेंट है, अधिकारी पेशेंट है, सेलिब्रिटी पेशेंट है, एमबीबीएस है, एमडी है मॉडर्न मेडिसिन के, हमारे बीएमएस के स्टूडेंट है, बीएमएस के स्टूडेंट के माता पिता है, बीएमएस स्टूडेंट के अपने घर के लोग हैं, बीएमएस स्टूडेंट के जो रिश्तेदार है वो लोग हैं। सभी में सभी प्रकार का अनुभव आता है कि कुछ लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, कुछ लोगों को कुछ लोगों को नहीं आता है। जिन लोगों को नहीं आता है रिजल्ट, वो हमें सिखाते हैं कि ये क्यों नहीं आया, क्योंकि उसमें कुछ कारण होते हैं। या तो उसने औषध ठीक से नहीं लिया होता है, या उसने खंड किया होता है औषध में, या फिर उसने एक्सरसाइज नहीं किया होता है, या फिर उसने व्यायाम नहीं किया होता है। कभी कभी ये सारा हुआ होता है, लेकिन फिर भी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं होता है। बॉडी रिस्पॉन्स इज अ डिफरेंट थिंग, बायोलॉजी है। जलोका को आप बता सकते हैं कि जलोका जाके लग जा, अभी का भी चिपक जा, अभी का भी उसका ब्लड जो है वो चूसना शुरू कर, नहीं बता सकते। इट इज बायोलॉजी। हर एक का बॉडी रिस्पॉन्स अलग होता है। लेकिन आपके हाथ में स्कालपेल है, आपके हाथ में स्काल्प वेन है, आपके हाथ में निडल है, आप जहां चाहे वेन को पियर्स कर सकते हैं, ब्लड का स्प्रेड कर सकते हैं। वो ऐच्छिक बात है क्योंकि वो मैकेनिकल है। और बायोलॉजिकल चीज जो है वो अनेक बार आपको जैसा चाहिए वैसा रिस्पॉन्स देती है, इसलिए कोर्स डिजाइन हुआ, लेकिन कुछ बार नहीं देती है। ये भी हमें मालूम होना चाहिए। चरक लिखता है, साधनम त्वसाध्यानम व्याधिनाम न उपदिश्यते। असाध्य व्याधियों का साधन हम नहीं बताते हैं, और असाध्य के क्राइटेरिया है उसमें। व्यग्रम, जो बिजी लोग हैं, वो पथ्य पालन नहीं करते, औषध नहीं लेते, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा करते हैं, व्यग्र है वो, और बिजी पीपल, वर्कोहोलिक पीपल, वो नहीं ठीक होते हैं। उसमें क्या हमारा दोष है? नहीं है। अविधेय जो बताया वो नहीं पालन करते। भिषक मानी, जो गूगल को जो गुरु मानते वो लोग। तो ऐसी कई स्थितियां होती है कि जहां पर आपको अपेक्षित रिजल्ट नहीं आते, या फिर अपेक्षित रिजल्ट अपेक्षित समय में नहीं आते। मेरा ऐसा दावा है, मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है, मेरा ऐसा एक चिंतन है कि जितना एचबीएनसी होता है उसमें से आप 5.4 माइनस कर लो, जो भी उत्तर आएगा उतने महीने में वो पेशेंट ठीक होता है या उससे पहले ठीक होता है। मान लो किसी का 10 एचबीएनसी है, 5.5 माइनस कर लिया, 4.5 रह गया, 4.5 महीने में ठीक होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ पेशेंट मैंने देखे कि जिनका एचबीएनसी 12 है, 13 है, 14 है, वो 100 दिन में ठीक हुए, अगला एचबीएनसी करने तक उनका एचबीएनसी नॉर्मल आ गया। ऐसे भी होता है। तो देखिए, ये मैंने शक्यता क्यों लिखी? क्योंकि फुल प्रूफ नहीं है। फुल प्रूफ का अर्थ क्या होता है? आपने बटन दबाया, फैन चालू हुआ, आपने उसका रेगुलेटर घुमाया, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 पर स्पीड चला गया। ये आप करो या कोई और करे, वो इससे ही होगा। ये मैकेनिक्स है, ये इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसमें वो होता ही है। 2+2 4 ही होगा। बायोलॉजी में ऐसे नहीं होता। बायोलॉजी में 2+2 3 होता है, 2+2 5 भी हो सकता है। तो आपको मैं मर्यादाओं के साथ साथ पोटेंशियल बताऊंगा, पोटेंशियल के साथ साथ मर्यादाएं बताऊंगा। नो हाई क्लेम्स, नो मिसगाइडिंग, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जो सत्य है उतना ही, सत्यम वद धर्मंचर। आगे ये वो केस है जिनका मैंने उठने के लिए बोला था कि यार आप टीकेआर के लिए मत जाओ, और वो 14 दिन में 450 किलोमीटर गाड़ी, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच सारा चला के आ गए। ऑटोमेटिक कार नहीं, एट द एज ऑफ 70+ अपनी बीवी को साथ में बिठा के वो महालक्ष्मी मंदिर तक जाके आ गए पुणे से, एक दिन में, 24 घंटे में। तो दैट मच हिज नीड्स रिकॉर्ड विद इन 14 डेज। ये भी हो सकता है, ये उनकी पत्नी का रिपोर्ट है कि जिसकी शुगर 360 320 है, फास्टिंग बीपी, और जिसको ऑपरेशन नहीं हो रहा है कैटरेक्ट का,
इनके बहू और इनके स्वयं के बेटे दोनों डॉक्टर है, और शुगर नीचे नहीं आ रही है। और आप देखेंगे, अगर आप डेट देखेंगे, एरो किया है वहां से वहां तक, ग्रीन कलर में एरो है, कि 14 दिन में शुगर नॉर्मल आ गई। और कैटरेक्ट का ऑपरेशन होगा दीनानाथ में अगले बुधवार को। ये एक विचित्र केस, इसको मैंने देखा नहीं है, इस व्यक्ति को मैंने कभी देखा नहीं है, इसका चेहरा कैसे मैंने देखा नहीं है। आप शुगर देखिए, 400 और 450 के इसमें शुगर है, फास्टिंग बीपी, और 1 महीने बाद देखिए शुगर पूरी की पूरी नॉर्मल है। तो ऐसे भी होता है कि 350 400 शुगर भी आप 15 दिन में, 1 महीने में नॉर्मल तक ला सकते हैं। ऐसे में आपको 1000 रिपोर्ट दिखा सकता हूँ। कितने? 1000 रिपोर्ट में आपको दिखा सकता हूँ। ये पहली केस है जब ट्रीट की थी, तो आप देखेंगे कि 250 पौने 200 फास्टिंग बीपी है, जो केवल 2 महीने के बाद 74-99 तक आ गई। HbA1c 10 के आसपास था, 9.4, जो 3 महीने के बाद हम करेंगे 90 डेज में तो 6.2 आ गया। उसके कोलेस्ट्रॉल भी बहुत हाई लेवल्स पर थे, TG हाई होता है डायबिटीज के लोगों का, वो नॉर्मल आ गया। इस तरह से होता है। ये और एक केस है, आप उसने पूरा ब्यौरा दिया है ऊपर से नीचे तक, कहाँ तक शुगर थी और कहाँ तक नॉर्मल आई। 3-4 महीने में सारा नॉर्मल आ गया। HbA1c इतना था जो इतने तक नॉर्मल आ गया। तो ये सारा संभव होता है। ये ऐसे प्रकार की केस है कि इतनी शुगर थी, इतने दिन में इतने कम हो गई। इस तरह से हर एक का एविडेंस विद BT, विथ 80, विथ डेट्स, विथ लैब नेम, सब कुछ। केवल पेशेंट का नेम जो मास्क किया है, आपको ओरिजिनल देखना है तो आप आके ओरिजिनल देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ कुकिंग किया है, कुछ बना बनाया, ऐसा नहीं है। क्योंकि ओरिजिनल रिपोर्ट से कुछ PDF है, कुछ फोटोज है, अगर कागज है तो फोटो है। ऐसे ही मैं आपको कितने भी रिपोर्ट्स इसके दिखा सकता हूँ। ये भी है, HbA1c इतना था जो इतने दिन में इतना नॉर्मल आ गया। तो आप इस प्रकार से 350 400 से 140 तक आने वाले कितने भी, चाहे जितने रिपोर्ट्स, 10-12 HbA1c की रिपोर्ट 90 दिन में 5.4 तक आ गया, ऐसे मैं आपको कितने भी रिपोर्ट दिखा सकता हूँ। ऐसे मराठी में लिखा, अगली बार हिंदी में, इंग्लिश में लिखेंगे। अभी कुछ बेसिक बातें बता के आज का ये 60 मिनट का जो लेक्चर है उसको पूरा करते हैं। फिर आपके जो आज के इंट्रोडक्टरी लेवल पर जो क्वेश्चन होंगे उसको आंसर करेंगे। पहली बात ये है कि ब्लड शुगर टेस्ट जो है फास्टिंग बीपी, ये पिछले 2-3 दिन का, 24 घंटे का, 48 घंटे का, 36 घंटे का परिणाम होता है। मान लीजिए किसी को डायबिटीज नहीं है, इज नॉट डायग्नोस्ड एज डायबिटिक पर्सन, और उसको हमने 3-4 दिन मिठाई खिला दी, गुलाब जामुन खिलाए, जिलेबी खिलाई, श्रीखंड खिलाया, खीर खिलाए, रसगुल्ले खिलाए, तो 3-4 दिन के बाद उसका फास्टिंग बीपी बढ़ के आ जाएगा। और मान लो कोई एक डायबिटिक पर्सन है जिसका डायग्नोसिस है कि ही इज अ डायबिटिक पर्सन, पिछले महीने से, 2 महीने से, 6 महीने से, 2 साल से, 8 साल से, 10 साल से, और उसको हमने 2 दिन तक भूखा ही रखा और उसका फास्टिंग बीपी किया, तब तक वो हाइपोग्लाइस में चला जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन रिपोर्ट दिखाने के लिए हम दिखा सकते हैं, देखो इसकी फास्टिंग बीपी तो नीचे आ गई है। तो फास्टिंग बीपी जो है ये मैनिपुलेट करने की बात है। आप उसको 2-3 दिन के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, यानी दिखाने के लिए। HbA1c को नहीं कर सकते। इसलिए आपका सक्सेस जो है, आपका जो असेसमेंट है, आपकी ट्रीटमेंट का जो वैल्यूएशन है कि आपने उसको सचमुच ठीक किया है नहीं किया है, इसका जो क्राइटेरिया है वो HbA1c है, क्योंकि वो 90 दिन की शुगर है। अगर आप 90 दिन के बाद HbA1c को 5.4 तक लेके आ सके तो आपने वो केस जो है वो ट्रीट कर ली। फिर भी हर 14 दिन के बाद, अगर नहीं हो सके तो हर महीने फास्टिंग पीपी करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें पता चलता है कि हम योग्य दिशा में और योग्य गति से जा रहे हैं। कि 400-500 शुगर थी, 300-400 शुगर थी, अब वो 250-150 तक आ गई है, उसके अगले 15 दिन में वो 100-140 तक आ गई है। ये जो दिशा है और ये जो गति है कि कितने दिन में शुगर नॉर्मल तक आने लगी है, ये जो है इसके लिए बीच बीच में फास्टिंग पीपी में आइडियली मैं कहता हूँ कि 15 दिन में करना चाहिए, वो भी लैब में करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, या तो करते नहीं है, या फिर ग्लूकोमीटर पर करते हैं, या फिर फास्टिंग की तो पीपी नहीं करते हैं, या फिर रैंडम कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका कारण क्या है वो आगे हम कोर्स में देखेंगे कि महत्व किससे है। चिकित्सा जो है, चिकित्सा ड्रग एंड डिसीज नहीं है। अगर ड्रग एंड डिसीज होती तो मैं आपको बोल देता कि यार ये आपका डायबिटीज का पेशेंट है, उसको ये वचा हृदय है, ये 6 गोली 4 बार दे दो और 3 महीने बाद आप रिपोर्ट कर लो, बात खत्म, हो गया कोर्स। लेकिन ऐसा ड्रग एंड डिसीज नहीं है वो। इट इज, जैसे शास्त्र कहता है, औषधान्न विहारणम उपयोगम सुखावहम। औषध, अन्न, विहार, इनका उपयोग सुखावह स्थिति तक करना। उसमें से औषध बाद में बंद होना चाहिए, क्योंकि आहार विहार जिंदगी भर चलता रहेगा। मैं उसमें थोड़ा सा सुधार करता हूं कि औषधान्न विहाराणाम
उपयोगम सरिपोर्टम, रिपोर्ट के साथ आप औषध अन्न विहार का प्रयोग करो तो वो ठीक होता है। आपको सामने मैंने एक पेशेंट खड़ा कर दिया तो आप बता पाएंगे उसकी ओर देखकर या उसकी नाड़ी देखकर कि भाई इसका फास्टिंग इतना, इसका पीपी इतना है। 15 दिन बाद उसकी नाड़ी फिर से देख के ये भी इसका फास्टिंग इतना पीपी है, नहीं बता सकते ना। फास्टिंग पीपी के लिए आपको टेस्ट ही करना है। तो जो चीज डायग्नोस्टिक है, जो चीज असेसमेंट की है, जो चीज आपके रिजल्ट को कंफर्म करने वाली है, वो शुगर का एस्टिमेशन है। वो दो प्रकार का होता है, फास्टिंग पीपी एंड एचबीएवंसी। एचबीएवंसी हर 14 दिन में करके कुछ फायदा नहीं है, इसलिए आपने बीच बीच में फास्टिंग पीपी करना आवश्यक है। किंतु फास्टिंग पीपी यह कंफर्मेटरी नहीं है, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसलिए एचबीएवंसी ही आपके सक्सेस का निदर्शक रहेगा। तो ऐसे आपको अगर देखने हैं तो कई कई रिपोर्ट्स फेसबुक पर आप सर्च कर सकते हैं, मित्र आयुर्वेद नाम से उसको देखिए। आप अगर उसको ब्राउज करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, सर्च करेंगे तो डायबिटीज के सक्सेस स्टोरीज के साथ साथ या डायबिटीज के रियल रिपोर्ट के साथ साथ आपको कई अन्य विषयों पर, आयुर्वेद के मूलभूत शास्त्रीय विषयों पर कुछ विचार मिल जाएंगे, जो विचार आपको झंझोड़ के रख देंगे, जो विचार आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, जो विचार आपकी क्षमता को बढ़ाएंगे, जो विचार आपके जीवन की, आपके प्रैक्टिस की दिशा बदल देंगे, जो विचार आपकी प्रैक्टिस की धारा जो है उसको तीक्ष्ण कर देंगे। करके देखिए। वैसे भी ब्राउज तो सभी लोग करते रहते हैं, सभी का स्क्रीन टाइम आज बहुत ज्यादा है, इंस्टा फेसबुक तो हम स्क्रॉल करते रहते हैं। कभी स्क्रॉल ये भी करके देखिए, नहीं अच्छा लगा छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। हाँ, डायबिटीज के संदर्भ में अगर आपको व्यायाम और आहार नियोजन के बारे में सविस्तर चाहिए अपने पेशेंट के लिए, मेरे पेशेंट को मैं क्या बताऊं, इसके लिए भी बहुत सारे ब्लॉग्स, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे प्रिसाइज कंसाइज विस्तार से छोटे, यानी जैसे चाहिए आपको, ऐसे शॉर्ट रूप में, लॉन्ग रूप में, ऐसे सभी प्रकार से आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। तो उसको इस आईडी पर या इस हैंडल पर आप सर्च कर सकते हैं। आगे, हाउ डायबिटीज स्टार्टेड। अभी अपने पास है 5 मिनट, तो 5 मिनट में बताऊं कि विषय प्रवेश, हम डायबिटीज की ट्रीटमेंट तक पहुंचे कैसे। तो 2009 में मेरे पास एक केस आई जो डायबिटीज की नहीं थी, वो थी डायबिटिक वुंड की। उस व्यक्ति के लेफ्ट पांव के 3 लैटरल उंगलियां जो है, टोज के परे के जो 3 उंगलियां हैं, लैटरल 3 उंगलियां, वो निकाल दी थी। और उसके बाद भी उसका वुंड हील नहीं हुआ था। उसका वुंड जो था पूरी तरह से दुष्ट व्रण में कन्वर्ट हो गया था। उसका पांव, उसके अंगूठे से लेके उसके घुटने तक ब्लैक, शाइनिंग ब्लैक, चेरी शू का पॉलिश किया है, ऐसा ब्लैक था, ऐसा श्लक्ष्ण था और ऐसा चमकीला था, इतना मेचकाभम शोथम जिसे कहते हैं, इस प्रकार से उस पर शोथ था। और उसके जो टो निकाल दिए थे, यानी टो नहीं, उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में पता नहीं, जो तो 3 लैटरल फिंगर्स पांव के निकाल दिए थे, वहां का जो वुंड था वो इतना खराब था कि उसमें सभी प्रकार के स्राव थे। सुश्रुत के व्रण का जो अध्याय है, सुश्रुत चिकित्सा 1, उसमें व्रण के जितने प्रकार, व्रण के स्राव के जितने वर्णन है, सारे प्रकार के स्राव थे। जलवत स्राव था, सीरस था, पस था, वायलेट था, पीला था, हरा था। इतना इतना फाउल स्मेल था कि जितने पेशेंट क्लिनिक में बैठे थे सारे निकल गए बाहर, इतनी उसकी बुरी अवस्था थी। और उसको बोला गया था कि अभी 3 आपकी उंगलियां निकाल दी है तो आप जो है घुटने से पांव निकालना पड़ेगा, कि वहां तक सारा जो है वो आपका रेस्कुलेशन जो बर्बाद हो चुका है। और वो उसके पहले, यानी उसके फिंगर काटने तक वो दक्षिण भारत के एक कॉलेज में आईपीडी में एडमिट था। और वहाँ के बहुत आदरणीय चिकित्सक उसकी चिकित्सा कर रहे थे और उन्होंने शल्य डिपार्टमेंट में उनका एम्पुटेशन किया था। और वहाँ के कॉलेज में मेरे जो बैचमेट थे उन्होंने मुझे बोला कि मेरे परिचय के हैं, आप उनको देख लीजिए, क्योंकि इस व्यक्ति का जो पेशेंट था उसके 3 होटल पुणे के कात्रज से लेके देव रोड तक जो बाईपास है उस पर उसके 3 होटल थे। उडुपी से था तो उडुपी के लोग होटल ही चलाते थे, तो वो भी होटल का मालिक था। तो उसको मैंने ओपीडी में देखा और मैंने सोचा कि यार इसमें क्या कर सकते हैं। फिर मेरे एक स्टूडेंट को बोला कि इनके घर जाओ, रोज इनका अवगाहन करो, अवगाहन करने के बाद जितना भी मृत वहां पर आपको टिश्यू मिलेगा, डेड टिश्यू, उसको स्क्रब करो, डेब्रिज को निकाल दो, फिर उसको धूपन करो और धूपन करने के बाद उसको इस घृत से वहां पर
उसका वर्णकर्म करो और बांधो मत उसको, इस प्रकार से उसको बोल दिया। और 3.5 महीने के बाद उसका पूरा का पूरा वुंड हील हो गया, पूरा का पूरा पाँव जो है नॉर्मल कलर पर आ गया। एक नया बच्चा जैसे जन्म लेता है, पूरा पिंक उसका सोल होता है, उसका जो फुट होता है वो पिंक कलर का होता है, वैसे उसका पाँव एकदम पिंक हो गया, एकदम नया, पुनर्नवीकरण हो गया, उसका रिन्यूड हो गया उसका पाँव। और उसको जिंदगी में फिर से कभी उसका पाँव, उसका वुंड वो रिकरेंट नहीं हुआ। फिर उसका जो मैनेजर था, उसका होटल का मैनेजर, उसका पाँव घुटने से निकाल दिया था पहले ही, और उसको जयपुर फुट लगाया हुआ था। और वो जयपुर फुट जहां पर लगता है वहां पर एक जेली पैड होता है, और जेली पैड पर ऊपर का जो नैसर्गिक घुटना है या फीमर का जो एंड है वो रेस्ट करता है और वो चल सकता है, इस तरह से वो होता है। और वो जेली पैड घिस घिस के उसका घुटना जो है वो डायबिटिक वुंड में चला गया था। और 14 इंच का उसको डायबिटिक वुंड था, और उसको बोला था कि आपको अभी ऊपर से एम्प्यूट करना पड़ेगा, यहाँ से नहीं। उसकी बीबी मेट्रन थी केएम हॉस्पिटल में, पुणे के बहुत ही पुराना हॉस्पिटल है, किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, और वो मॉडर्न मेडिसिन थी, तो उसको तो बिल्कुल भरोसा नहीं था कि हम कुछ कर सकते हैं ऐसी स्थिति में, क्योंकि ऑस्टियोपैथी हो गई थी, उसका फीमर तक वो सारा चला गया था, और उसको बिल्कुल ही विश्वास नहीं। लेकिन उसके मैनेजर के मालिक ने, होटल के मालिक ने उसको रेफर किया था, क्यों आ गए? मैंने बोला देखिए कि आपके मालिक को 3.5 महीने लगे थे, और उनका तो वुंड केवल 3 फिंगर का था, यानी 4-4.5 इंच का था, और आपका तो 14 इंच का है, और वो भी ऑस्टियोपैथी में है, आपको ज्यादा समय लगेगा। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, केवल 14 दिन में उसका वुंड हील हो गया। उसने एक्सरे लेके आ गया, और वो एक्सरे में देयर इज नो ऑस्टियोपैथी, देयर इज नो नीड टू गो फॉर एनी एम्पुटेशन। और वो आज भी, अभी इस केस को 2009 की एक केस है, यानी 16 साल हो गए, ही इज ऑन हिज ओन, जो पहले जयपुर फुट था उसी पर है। वो 14 इंच का वुंड फिर से आज तक कभी भी रीओपन नहीं हुआ, नो रिकरेंस, नो नॉन हीलिंग, हील हो गया पूरा का पूरा, और पूरा का पूरा नॉन रिकरेंट रह गया। इस तरह से ये पहले 2 पेशेंट हो गए। और फिर इनका अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसको अगर डायबिटिक वुंड कहेंगे और इसको अगर हम प्रमेह की औषध देंगे तो ये तो ठीक होगा नहीं, क्योंकि वो तो सारा करके आ गया था ना, उडुपी के कॉलेज में एडमिट था तो वहां तो सारा करके हो गया था। उसके परे मुझे कुछ करना था, जो सब करते हैं यार वो हम तुम क्यों करें। और फिर मुझे ये श्लोक स्मरण में आ गया, मेरा पूरा निदान स्थान कंठस्थ है, वाग्भट सूत्र स्थान और वाग्भट निदान स्थान, वाग्भट शारीर स्थान, ये कंठस्थ है। तो मुझे ये श्लोक स्मरण में आ गया कि वर्णानाम अधिकम शूलम शीघ्रोत्पत्ति चिरस्थिति पूर्वढ़ानाम विरुक्षत्वम निमित्याल्पे भी कोपनम। और ये श्लोक प्रमेह में नहीं आता है, ये श्लोक मधुमेह में नहीं आता है, ये श्लोक दुष्ट व्रण में नहीं आता है, ये श्लोक कुष्ठ में आता है। ये कुष्ठ का पूर्व रूप है, ये कुष्ठ का लक्षण नहीं है। कुष्ठ होने से पहले, कुष्ठ के दूसरे क्या है, रक्तम लसिका त्वंग मांसम, रक्त लसिका त्वचा और मांस, इनमें संप्राप्ति घुसने से पहले जो पूर्व नाम की स्थिति है उसमें ऐसी स्थितियां होती है, वर्णा नाम अधिकम शूलम शीघ्र उत्पत्ति चिर स्थिति, रिकरेंट एंड नॉन हीलिंग, निमित्त अल्पे भी कोपनम, थोड़े से भी कारण से फिर से कोपन हो जाता है, फिर से रीओपन हो जाता है। ये डायबिटिक वुंड का वर्णन है, नॉन हीलिंग रिकरेंट वुंड का वर्णन है, जो कुष्ठ के पूर्व रूप में आता है। तो कुष्ठ के पूर्व रूप में मैं प्रमेह की औषधि क्यों दूं, और कुष्ठ की औषधि क्यों दूं? क्योंकि कुष्ठ का पूर्व रूप है, अभी कुष्ठ की संपर्क में नहीं गया है, अभी कुष्ठ के पूर्व रूप में है, पूर्व रूप में है यानी रक्त लसिका त्वचा मांस, इनमें 4 में से पहले 2 धातुओं में है, अभी मांस में नहीं गया है। फिर मैंने प्रमेय का अध्याय निकाला, प्रमेय का अध्याय में लिखा है कि शरीर क्लेदः यदा मूत्रम अभिमिश्रीभूय बस्ती के द्वारा मूत्र के साथ क्लेद निकल जाता है तो तदा प्रमेयम अभिनिर्वर्तयति। लेकिन उसके पहले अगर वैसे नहीं हुआ तो यदा शरीर क्लेद मांस मेदोभ्याम मिश्रीभूय शरीरम अभिविसृप्तिम लभते तदा पूति मांस पीडकाम जनयति। पूति मांस सड़ जाता है अगर वो मूत्र के द्वारा निकलने के बजाय शरीर में घुस जाए तो। और दैट वाज द की ट्रीटमेंट, कि ये क्या हुआ है, ये क्लेद जो है ये रक्त से मांस में घुस गया है, इसलिए ये डायबिटीज के बाद वुंड में कन्वर्ट हो गया। सो इट वाज द फर्स्ट जजमेंट कि डायबिटीज जो है ये रक्तगत क्लेद है, और डायबिटीज का जो कॉम्प्लिकेशन होता है नॉन हीलिंग रिकरेंट वुंड, ये मांसगत क्लेद है, रक्त से मांस की ओर जाने की स्थिति यानी डायबिटिक वुंड। तो डायबिटीज क्या हुआ, रक्तगत क्लेद हुआ, त्वचा और रक्त में जो क्लेद है
वो डायबिटीज है, और वो लोग वहीं पर उसको पकड़ लेते ब्लड शुगर के रूप में, यूरिन में नहीं पकड़ते। मैं आपको दिखाऊंगा कि मेट्रोपोलिस के ब्लड कलेक्शन सेंटर में नोटिस लगा के रखी है, मैं आपको उसका फोटो दिखाऊंगा कि हम यूरिन शुगर की टेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यूरिन शुगर की टेस्ट का ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस में कोई प्रभाव नहीं होता है। और हम कहते हैं कि जब मूत्र से क्लियर निकलेगा तब प्रमेह। तो ये दोनों बातें विभिन्न है, इसको हम विस्तार से फिर से बताएंगे। तो दिस वाज द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग, और ये ट्रीटमेंट था। ये उस पेशेंट के फोटो नहीं है जिस पेशेंट की मैंने बात की, क्योंकि उस समय मेरे पास कैमरा वाला मोबाइल नहीं था। ये 2009 की बात है जो मैंने पहला केस बताया। उस समय मेरे पास उतने अच्छे फोटो निकालने मेरे पास सादा नोकिया था जो 12 बटन वाला था, जो आपके पास भी होता था। तो उस समय की फोटो मेरे पास नहीं, वरना मैं आपको दिखा देते। ये बात के पेशेंट है। ऐसे भी पेशेंट रेफर होने लगे, नॉन हीलिंग रिकरेंट के, डायबिटीज के नहीं, नॉन हीलिंग रिकरेंट वुंड के पेशेंट रेफर होने लगे। 3.5 बाय 3.5 इंच का ये वुंड है, जिसको एम्पुटेशन बोला था घुटने से। फिर इसको ट्रीटमेंट दिया, और एग्जैक्टली 100 दिन के बाद, 3.5 महीने के बाद इसका ये बीच वाला फोटो जो पूरा हील हो गया। और उसके 6 साल के बाद ये दूसरे पेशेंट को लेके आ गए। मैंने बोला आपका उस समय का वुंड कैसे है, तो उस समय ये फोटो निकाला है 6 साल के बाद। जो तीसरा फोटो है सबसे राइट में, ये 6 साल के बाद का है, जो बताता है कि उसको फिर से वो रिकरेंट नहीं हुआ। नॉन हीलिंग रिकरेंट वुंड का कन्वर्जन अपनुर्भव चिकित्सा में हुआ, और ये उससे भी बदतर केस है। इसके दोनों पाँव निकालने के लिए बोले थे, आप देख सकते हैं बिफोर काला काला पड़ गया, अस्थि तक काला पड़ गया। इसके दोनों पाँव अनपिड करने के लिए बोले थे, और 14 दिन के बाद आप देख सकते हैं राइट साइड में ग्रेन्युलेशन स्टार्ट हो गया, उसके दोनों पाँव बच गए। बिफोर आफ्टर दोनों पेशेंट ने भेजे हुए फोटो है, ऊपर मास्क किया हुआ है। ये मेरे मोबाइल के फोटो नहीं है। ये और एक केस है, आप देख सकते हैं दोनों पाँव में प्रॉब्लम है। लेफ्ट में उसका पूरा सोल जो है खा गए है, अंगूठे के नीचे का भाग खा गया है वरण, और राइट जो है उसमें पूरा कैल्केनिस से भी ऊपर तक खून चला गया है, पूरा सोल खा गया है। इस तरह से ये पेशेंट। फिर ये उसका दूसरे प्रोफाइल से लिया हुआ पिक्चर है। 15 दिन के बाद एक ग्रेन्युलेशन स्टार्ट हुआ, आप देख सकते हैं कैल्केनिस के ऊपर बहुत सारा ठीक हो गया है, और सोल के साइड में भी दोनों पाँव की तरफ ठीक हो गया है। फिर ये अंगूठे के नीचे ठीक होने लगा है, सोल के नीचे ठीक होने लगा है, कैल्केनिस जो दूसरा पाँव है उसकी तरफ ठीक होने लगा है, और ये पूरा भर गया है। ये लेफ्ट है, ये अंगूठी के नीचे और सोल के नीचे का पूरा भर गया है, और ये कैल्केनिस के पीछे का पूरा भर गया है। कुछ नहीं है, तो कुछ देयर इज नो स्राव, नो व्रण, नो पेन, नो एजेस, नथिंग, पूरी तरह से। तो ये शुरुआत थी, और इसके बाद फिर डायबिटीज के लोग आने लगे। लेकिन इन सभी में इस कोर्स का वैशिष्ट्य क्या है, तो इन सभी में मैं आपको संहितोक्त ट्रीटमेंट बताऊंगा। संहितोक्त ट्रीटमेंट का अर्थ क्या है कि हम हेतु स्कंद और लक्षण स्कंद चरक संहिता से, सुश्रुत संहिता से, अष्टांग हृदय से सीखते हैं, और उसी चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में और अष्टांग हृदय में औषध स्कंद भी लिखा है। अगर हम चरकस्तु चिकित्सित कहते हैं, और चरक के ज्वर चिकित्सा में 350 श्लोक है, 342 श्लोक है, और ज्वर की चिकित्सा में हम 350 श्लोक है। ज्वर को रोगोपति कहते हैं, चरकस्तु चिकित्सित कहते हैं। और ज्वर का पेशेंट आने के बाद हम अगर त्रिभुवन कीर्ति देते हैं, ज्वरांकुश देते हैं, आनंद भैरव देते हैं, या फिर जयमंगल देते हैं, तो हम गलत कर रहे हैं। चरक ने जो चिकित्सा स्थान में इतना बड़ा 350 श्लोकों का ज्वर का चिकित्सा लिखा, वो क्या फालतू में लिखा, टाइम पास के लिए लिखा? अच्छा, आप जहां से त्रिभुवन कीर्ति पढ़ते हो, जहां से आनंद भैरव पढ़ते हो, जहां से जयमंगल पढ़ते हो, जहां से महामृत्युंजय पढ़ते हो, जहां से ज्वरांकुश पढ़ते हो, उस पुस्तक में ज्वर का निदान, ज्वर की चिकित्सा, ज्वर का निदान, ज्वर का लक्षण लिखा है? नहीं लिखा है। रसकल्प जिस पुस्तक में होते हैं उसमें केवल कल्प होते हैं, उसमें निदान और लक्षण नहीं होते। तो जिस ग्रंथ में निदान लक्षण नहीं लिखे वहां से चिकित्सा क्यों करते हो? अगर आप चरकस्तु चिकित्सित कहते हो तो चरक के निदान से आप पेशेंट को समझते हो, चरक के लक्षणों से आप पेशेंट को समझते हो, तो चरक के औषध स्कंद से आपको पेशेंट ट्रीट करने में क्या प्रॉब्लम है? आना चाहिए ना। आप मुझे 2 बातें बताइए कि हमने चरक के सारे कल्प यूज करके देख लिए, सारे यूजलेस है, उसका कुछ उपयोग नहीं है, इसलिए हम रसशास्त्र के कल्प करते हैं। या फिर दूसरा मान्य कर लीजिए कि हमने चरक से कभी चिकित्सा करके देखी ही नहीं, हमें वो आती ही नहीं, हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं, हमें वो क्षमता नहीं है, इसलिए हम रसशास्त्र को शरण जाते हैं। देखिए, मेरा रसशास्त्र से कोई शत्रुत्व नहीं। मेरे रसशास्त्र के 80 श्लोक, 80 के 80 कल्प कंठस्थ है आज भी।
मेरा शास्त्र पास हो चुका है BMS में। रसरत्न समुच्चय के पहले 11 अध्याय मेरे कंठस्थ है आज भी, लेकिन मैं रस शास्त्र यूज नहीं करता। आपके मोबाइल में ऐप कितने हैं? 10 ऐप है। आपके मोबाइल में कितने सारे ऐप है? सारे के सारे ऐप आप यूज करते हो? कंपलसरी है कि आपके मोबाइल में जितने ऐप है सारे यूज करने चाहिए? नहीं, जितने ऐप आपको आवश्यक लगते हैं उतने आप यूज करते हो। मोबाइल में इंस्टॉल है इसलिए सारे ऐप यूज करना आवश्यक है? नहीं है। मेरे सिलेबस में 18 सब्जेक्ट थे, 18 के 18 सब्जेक्ट की मैं प्रैक्टिस करूँ, ये आवश्यक है? नहीं है। मेरे सिलेबस में रसशास्त्र था, मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। और उसकी प्रैक्टिस किए बिना, उसके कल्पों को हाथ लगाए बिना, मैं संहिता का स्टूडेंट हूँ, मैं संहिता का MD हूँ, मैं आयुर्वेद शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, मैं आयुर्वेद शास्त्र का प्रैक्टिशनर हूँ। इसलिए आयुर्वेद शास्त्र के हेतु लक्षण स्कंद जिस ग्रंथ में लिखे हैं उसी ग्रंथ के औषध स्कंदों से मैं उसी रोग के हेतु निदान को, हेतु लक्षण को समझ के उसी की चिकित्सा उसी के ग्रंथ के औषध स्कंद से कर सकता हूँ, करने आनी चाहिए, करनी आती है। इसलिए आई प्रैक्टिस संहिता, इसलिए मैं रसशास्त्र यूज नहीं करता हूँ। पंचकर्म क्यों नहीं करता हूँ, गूगल क्यों नहीं यूज करता हूँ, बाद में बताऊंगा। आई प्रैक्टिस संहिता, आई प्रैक्टिस वाग्भट। वाग्भट क्यों, चरक क्यों नहीं वो भी बाद में बताऊंगा। अभी लोग कहते हैं कि भाई वो अल्पमात्रोपयोगित्वात्, अरुचेर प्रसंगतः, क्षिप्र मार्गदायित्वात्, ऐसा वो लोग कहते हैं। मैंने उसका लास्ट चरण बदल दिया है। मैं लिखता हूँ सप्तधा भविता वटी। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, आपको अरुचि नहीं चाहिए, आपको अल्प मात्रा चाहिए, आपको झट से रिजल्ट चाहिए, कितने दिन में रिजल्ट आता है? वाग्भट कहता है प्राय करोत्य हो रात रात कर्मान्यत विशेषण, 24 घंटे में रिजल्ट आना चाहिए, वाग्भट कहता है। अष्टांग संग्रह कहता है सप्ताहेन गुणा लाभे क्रियामन्याम प्रयोजन। एक सप्ताह के बाद अगर आपको रिजल्ट ना आए तो आप चिकित्सा बदल दो, यानी उसकी अपेक्षा है कि सप्ताह में रिजल्ट आना चाहिए। अष्टांग हृदय की अपेक्षा है 24 घंटे में रिजल्ट आना चाहिए। और आप जिस रसशास्त्र को कहते हो कि वो क्षिप्रम आरोग्यदायित्वात् है, वो लिखता है मंडला नात्र संदेहो सर्वरोग हरपरा, सूच शेखर आप 42 दिन दोगे तो आपको रिजल्ट आएगा। मंडलम संहिता है हंति कुष्ठान्य संहिता, आप 42 दिन 6 वीक 1.5 महीना आरोग्य वर्धिनी दोगे तो कुष्ठ में रिजल्ट आएगा। और मेरा शास्त्र कहता है कर्मान्यत विभेषित प्राय करोत्य अहोरात्र। अहोरात्र में रिजल्ट चाहिए कि 42 दिन में चाहिए? रसमाणिक्य में लिखा है कि दशरात्र, 10 रात्र के बाद। मेरा शास्त्र कहता है सप्ताहेन गुणा लाभे। कौन जल्दी रिजल्ट दे रहा है? इसलिए मैं मेरे शास्त्र की, मेरे संहिता की, मेरे चरक की, मेरे सुश्रुत की, मेरे वाग्भट की प्रैक्टिस करता हूँ। इसलिए मेरे संकल्पों को हाथ नहीं लगाता। उसके और भी कुछ कारण है, वो बाद में बताएंगे। तो ये मेरा दृष्टिकोण है उसकी ओर जाने का। ये इस पर हम बात करेंगे। द बॉस ड्रग पचाहरिद्रादि विच वी यूज, द सेकंड ड्रग त्रिफलाभया, ये चरक वाग्भट का ही योग है, चरक में भी है ये। मेरी दृष्टि से वाग्भट क्या है? मेरी दृष्टि से वाग्भट चरक प्लस सुश्रुत मल्टीप्लाइड बाय स्मार्टनेस। तो इसके आगे की जो बातें हैं ये हम अगले इसमें करेंगे, लेक्चर में करेंगे। मुझे आशा है कि आपने जो रिपोर्ट देखे, आपने जो केसेस देखी, आपने जो फोटोज देखे, इससे आपको कम से कम इतना तो पता चल गया होगा कि वी कैन ट्रीट एनीथिंग एंड एवरीथिंग विथ सम लिमिटेशंस एंड विथ आवर पोटेंशियल्स। सब कुछ ट्रीट कर सकते हैं, सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन सब पेशेंट ठीक नहीं हो सकते। तो ये जो एक्सक्लूजन है, ये जो एक्सेप्शन है, ये जो अपवाद है, ये वास्तव का स्वीकार है। ये धरातल पर खड़े रहकर बात करने की बात, हवा में बात नहीं करना है, हाई क्लेम नहीं करना है, झूठी बात नहीं बताना है, जिसका रेफरेंस नहीं है, जिसका तर्क नहीं है और जिसका प्रूफ नहीं, ऐसी बात नहीं बताएंगे। ओके, तो इस तरह से हम काम करेंगे और प्रदीर्घ काम करेंगे। आपके सभी प्रश्नों के यथामति और सत्य उत्तर देंगे। जो मुझे मालूम नहीं है वो मुझे मालूम नहीं करके बताऊंगा, जो मुझे मालूम नहीं है उसका मैं अध्ययन करके आपको उत्तर दूंगा। आप मेरे विद्यार्थी नहीं, मैं आपका गुरु नहीं, मैं आपका मित्र हूं, आप मेरे सभी मित्र हैं। और हम एक मित्र संवाद के रूप में इस कोर्स में एक दूसरे से संवाद करेंगे, खुल के, कुछ भी बिना छुपाए, सारी मुट्ठियां ओपन करके, नो स्टोन अनटर्न, कुछ भी दबा के छुपा के नहीं रखेंगे। जो है वो सविस्तर और पॉइंट टू पॉइंट माइन्यूट डिटेल के साथ सारा बताएंगे। तो इस वचन के साथ और इस संकल्प के साथ आज का मेरा ये इंट्रोडक्टरी जो बात है वो मैं यहाँ पर
संपन्न करता हूँ और आपके अंतरात्मा में जो चरक सुश्रुत वाग्भट और भगवान श्री कृष्ण है, उनके चरणों में ये व्याख्यान समर्पित करता हूँ। आपके सैमी श्रवण के लिए हार्दिक धन्यवाद। आपको अगर अभी कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। वेलकम। सर नमस्कार, तुमची माहिती खूपच आवडली. तुम्ही फार थोडक्यात म्हणजे भरपूर कॉन्सेप्ट्स क्लिअर केले. मला विचारायचं होतं सर, ह्या लेक्चर सिरीज मध्ये आपण टाइप 1 डायबिटीज म्हणजे जनरली ज्याला आपण इन्सुलिन डिपेंडेंट म्हणतो तोही कव्हर करणार आहोत का? हो, कव्हर करणार नक्की. त्याच्या काय लिमिटेशन्स आहेत, पॉसिबिलिटीज आहेत, ते सगळं सांगणार आहे याच्यामध्ये. ओके सर, ओके, थँक्यू. नक्की. अजून कोणी? Would request everyone to please ask question either in Hindi or English language. या नमस्कार सर. जी बोलिए. जी सर, आपने जो आज इंफॉर्मेशन दी ना, तो उससे ऐसा फील हुआ कि हम भी कर सकते हैं. अभी जी. बहुत बार क्या होता था, मुझे ऐसा प्रॉब्लम होता था बहुत बार कि सब इतना सेटअप लगेगा ही तो हम आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर सकते, कि रूरल में मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो इतना सेटअप होने के बाद भी उस सेटअप में जो मेंटेनेंस लगता है, कभी कभी ऐसा होता है कि रिकवर होगा या नहीं होगा. अब ये लेक्चर सुनने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि जो थिंकिंग की जो सोच थी, वो उसका जो नजरिया थोड़ा चेंज हो गया है आज से. जी. ऐसा लगता है कि आगे बहुत बढ़िया ऐसा हो जाएगा इससे. जी जी श्योर. मेरा उद्देश्य कोर्स का यही है कि केवल ऋषिकेश मैत्रेय इसे ट्रीट करने में सक्षम हो, ऐसा ना हो, क्योंकि ऋषिकेश मैत्रेय 140 करोड़ लोगों के पास नहीं पहुंच सकते. तो जिसके पास ये पेशेंट आते हैं उनको भी एक क्षमता आनी चाहिए कि वो उसको ट्रीट कर सके और पूरा उसको जीवन भर के लिए डायबिटीज मुक्त आनंदित रखे. इस क्षमता की सभी को प्राप्ति हो, इस दृष्टि से ये कोर्स चलेगा. और मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरे पास सेटअप नहीं है, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेरे पास स्टाफ नहीं है. ये वन मैन आर्मी है पूरी की पूरी. ये कैसे है, ये कैसे मैनेज करते हैं, वो सारा भी मैं आपको बताऊंगा. ऐसा कुछ नहीं कि कुछ छुपा के रखूंगा. आगे और किसी को कुछ पूछना है? सर अभी एक कंटिन्यूड क्वेश्चन है इसके बारे में. जी. आप तो बहुत ग्रेट है सर, आप महान है. आपका संहिता का बहुत अध्ययन है, बट मेरा जैसा अल्प ज्ञानी बिलो एवरेज स्टूडेंट ये सब कर सकते हैं सर? हाँ कर सकते हैं ना, क्योंकि ऐसा ही बताएंगे ना कि आपको क्या सोचना है. मैं महान नहीं हूं, मैं आपका साथी हूं. यानी आप मेरे लेवल तक पहुंच सकते हैं, इसलिए तो कोर्स चला रहे हैं. ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं. मैं मेरी महानता बताने के लिए यहाँ पर नहीं हूं. मैं आपको मुझसे भी आगे जाने की क्षमता देने के लिए हूं. मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जिन्होंने मैंने बताए हुए औषध ऐसे ऐसे केसेस में यूज करके मुझे बताया है कि जो मैंने भी नहीं यूज किया. इतने अच्छे रिजल्ट मेरे स्टूडेंट्स ने, मेरे दोस्तों ने, मैंने जो औषध प्रिपेयर किए हैं उसका उपयोग करके किए हैं, वो मुझसे आगे निकल गए हैं. और उसका मुझे बहुत अभिमान है कि जो मैं नहीं कर सका, मैंने कभी नहीं सोचा था, वो भी उन्होंने करके दिखाया. तो यही उसका उद्देश्य है कि हम सब मिलके एक अच्छा संघ बनाएंगे कि जो पेशेंट के आधार के रूप में काम करेगा. एक व्यक्ति यशस्वी नहीं होना चाहिए, सभी यशस्वी होने चाहिए. वी शुड बी अ ग्रेट टीम. मैं अकेला ग्रेट हूं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सब ग्रेट होना चाहिए. हमारा शास्त्र ग्रेट होना चाहिए. मॉडर्न में देखिए, मॉडर्न में ये नहीं पूछते कि आपके पास इसका ट्रीटमेंट है क्या. लोग जाते हैं कि आप ट्रीट करोगे ही करोगे, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है. हमें हमारे शास्त्र को लोकाश्रय देना है कि यस दे कैन ट्रीट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. इसलिए एक व्यक्ति महान नहीं होना चाहिए, हम सभी महान होने चाहिए. आगे. और मैं महान नहीं हूँ, आपका साथी हूँ. जी नमस्ते. जी नमस्कार, बोलिए. मैं सर इंदौर से डॉक्टर प्रदीप प्रांजल बोल रहा हूँ. जी नमस्कार जी. जी सर, सबसे बहुत अच्छी बात आपकी ये लगी आज की आप कोई भी गूगल, कोई भी रसकल्प यूज नहीं करते हैं और सिर्फ और सिर्फ शास्त्रोक्ति आप यूज करते हैं. हाँ जी. मतलब अभी तक हमारे दिमाग में ये था कि जल्दी ठीक करने के लिए गूगल, रसकल्प और इनका सहारा लेना चाहिए. आज वो मिथिक आपके वचन सुन के ऐसा लगा कि ये सब झूठे हैं और शास्त्रोक्ति करना चाहिए. हाँ. तो सर ऐसा लग रहा है कि अब हमको आज मतलब इस बार कि हम लोग भी डायबिटिक को रिवर्स कर पाएंगे और आपका सानिध्य और मार्गदर्शन मिलता रहे. जी. जय जिनेन्द्र सर. जी नमस्कार. सर नमस्कार. जी सर नमस्कार. डॉक्टर आपले बोलतेय.
हाँ हाँ, सर नमस्ते। डॉक्टर आठले बोल रही हूँ हाँ, बोलिए। सर मैं आपके वचा हरिद्रा के सर आई रीड योर ब्लॉग्स जी, so नमस्ते, I थैंक was very much impressed with vacha haridradi यू। जी, and I started using saptadha bhavit ग्रेट। and I started using it the way you say I started using it in my practice and I'm जी, using it in PCOD, Kanchana, endometriosis and it is giving good results. यस, 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 Sir, but there is a small request, sir. Sir, Yes. after this, sir, will you please teach us Asthigata Rog and sir, it's a humble request, sir. या श्योर। देखिए, हम यहाँ पर है ना केवल प्राधान्य रूप से जो है हमारा मुख्य विषय डायबिटीज है, और आपने जैसे कहा कि मैंने वचारे दर्द को पीसीओडी में यूज किया। मेरी एक स्टूडेंट है जो यवतमाल में प्रैक्टिस करती है, उसने मुझे लिख के भेजा कि सर मेरी 70% प्रैक्टिस वचारे दर्द पर चलती है, और मैं क्या बताऊँ आपको। तो हम यहाँ पर केवल डायबिटीज नहीं, जैसे अभी पिछले सज्जन ने कहा कि रसकल्प का सहारा लेना चाहिए, मैं आपको बोलता हूँ कि आप कोई भी डिसीज विदाउट रसकल्प, विदाउट गुग्गुल, विदाउट ग्रेट सेटअप ऑफ पंचकर्म उसको ट्रीट कर पाएंगे इस कोर्स के बाद, पक्का। और वो Thank भी जितना संभव हो सके उतना 1.5 महीने के अंदर, Sir, thank you सप्ताह के very, अंदर। Yes, thank you पक्का। very much, sir. Thank Yes, you. करेंगे। Hello, sir. Pranam, Pranam. I'm Dr. Neelam Chudasma from US, and I have a question like after finish this course, I can, I mean, not treat, we cannot use that word, but I can reverse the diabetes here to the client, and that's, we can use the single dravya, not the ras also. Yeah. Right. Single drug, that is true. Yeah. I don't generally give many drugs, यानी 10, 12, 15 ड्रग दिया ऐसा, I don't do that. Generally, diagnosis is very fixed, then you can go for one single kalpa, like Bhunimbaji 6 tablets, or Triphala Abhaya 6 tablets, or Vacharadarji 6 tablets, like that. Why 6 tablet? I will explain it. And I will never use any word like client, because I don't have any clients, I don't have any customers, and I don't have any patients. देखिए, हम हमारे पास पेशेंट नहीं आते, we don't treat patient, we serve अन्नदाता. We don't have patients. The patients are our annadata. They are our food givers. So they are God in disguise of the patient. So I will never say customer or client. I will always say patient or annadata patient. Okay. We should have great respect to our patients because they are gods in disguise of patient. And also the reverse diabetes reverse का मतलब क्या है, तो फिर से डायबिटीज नहीं आता है हाँ, ऐसा? ये होना चाहिए कि without any medicine to be continued every day. That is the main aim and goal of this course, that patient should not be in a position that he has to take tablets or medicine every day, as that of metformin or as that of insulin. And if he doesn't take that medicine, he will be again in the hyperglycemia. It should not happen. He should not need any tablet, any medicine from Ayurveda or modern to be taken every day. उस लेवल तक उसको लेके आना है। सर मेरा उसके आहार से और विहार से डायबिटीज मुक्त रहना है। सर मेरा एक कहूँ, मैं भी डायबिटिक पेशेंट हूँ, आई एम सॉरी, बट I have done diabetic reverse program here in 2016 at functional medicine here, the doctor of functional medicine, and then I gone all the way 5.3 my diabetic A1C. Great. And then after 6-7 months, everything is back to square one. Yep. Hello. Hello. It came back to square one. Yeah, same thing. Yeah. So it will not happen in this treatment mode, because we are aiming for the same thing, that he should be maintained at normal level like any other person at 5.4 on ahar and vihar only, without any medicine. That is the goal, and that is the aim, and that is the motto of this course. सर हम इस कोर्स में ये भी समझ पाएंगे कि कैसे काम कर रही है ये मेडिसिन, हाउ इज द मैकेनिज्म? या ऑफ कोर्स, उसके बिना कैसे चलेगा? व्हाई एंड हाउ इज द साइंस? Well, I should not only be the कि हाँ ये बोला तो ये करने लगे, but I should know how it is working and how can I act. You should know how it is working, then
The medicines which I suggest or I use, without using those medicines, you can design your own yoga. If you know why, if you know how. And that is the science. Science is not what, where, when, who. Science is how and why. And I am here to tell you how and why. Yes, sir. So I'm waiting for sure. that to understand how it is working. Sir. Thank you. Sure, we'll do that. नमस्ते Hello. सर, आई एम डॉक्टर नमस्ते। निर्मला फ्रॉम गुड़गांव सर। जी नमस्कार। जी सर, जैसे आप मधुमेह के प्रमेह के बारे में बता रहे हैं, ऐसे हाइपरटेंशन भी रिवर्स कर सकते हैं क्या विदाउट मेडिसिन? हाँ, अब इसमें दो आंसर है कि मैं मधुमेह ट्रीट नहीं करता हूँ, मैं प्रमेह ट्रीट नहीं करता हूँ, मैं डायबिटीज ट्रीट करता हूँ, और मैं डायबिटीज क्यों ट्रीट करता हूँ और मैं प्रमेह मधुमेह क्यों नहीं ट्रीट करता हूँ, ये भी मैं आपको स्पष्ट करूंगा। और दूसरा, बीपी हम रिवर्स कर सकते हैं क्या, इसका थोड़ा सा रिजर्व आंसर ये है कि यस, क्योंकि बीपी इज नॉट अ डिसीज। बीपी के पीछे मुख्य 5 कारण हैं। उन 5 कारणों पर अगर आप काम कर पाएंगे तो आप बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, विदाउट मेडिसिन उसको मेंटेन कर सकते हैं। वो 5 कारण आपको अगले व्याख्यानों में हम स्पष्ट करेंगे, क्योंकि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हम देखेंगे तो उसमें ये तो आने ही वाला है, न्यूरोपैथी आएगी, हाइपरटेंशन आएगा, वो सारा तो आएगा ही आएगा। मतलब इसमें वो भी सीख सकते हैं हम हाँ आपसे। पक्का। ओके सर, हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्ते सर, डॉक्टर सामिया बात कर रही हूँ दिल्ली से। जी तो सर एक्चुअली अभी रिसेंटली एक बहुत ही मतलब पर्टिकुलर टाइप का मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज का केस आया। शी वाज 19 इयर्स ओल्ड एंड कंसैंग्विनिटी बॉन्ड, ठीक है, कि जो कन्नड़ में कोंकण बेल्ट में जो मामा का फर्स्ट रिलेटिव भांजे से शादी होता है, उसमें द गर्ल हैड एट एज ऑफ 19 she was like diagnosed with maturity onset diabetes. यहाँ होता है। हाँ, देन उसके बाद में क्या हुआ कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में she was gestational diabetes and suddenly her sound, उसका जो larynx box था उसमें क्या changes आया कि now when she called me she was talking like a 75 years old woman. कितना बलक्षय होगा उसका। हाँ। मेरा मतलब ऐसा क्यों हुआ कि शी वॉज टॉकिंग लाइक, मतलब कि जो 75 साल की लेडी कैसे अटक अटक के बात करती है, कांपती हुई आवाज, शी वॉज टॉकिंग लाइक दैट। तो आई फील वेरी, मुझे कहाँ वहाँ ऐसा फील हुआ कि मैं इसको ट्रीट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, आई डोंट नो। थैंक यू सो मच, प्लीज हेल्प मी विद। आपने अगर इस कोर्स का प्रमोशन देखा होगा तो उसमें लिखा था कि 174 यूनिट्स पर डे इंसुलिन की केस थी, और वो पूरी की पूरी FT&D नॉर्मल। अभी उसका कल यानी 26 जनवरी को कल उसकी बेटी का 2nd बर्थडे था, तो वो हमने प्रमोशन के वीडियो में भी बताया कि 174 यूनिट इंसुलिन भी ट्रीट कर सकते हैं। तो मेरा एक शक ये है कि एट दैट टाइम जब उसको वो मैच्योरिटी ऑनसेट जब डायबिटीज डायग्नोस हुआ, तो उस समय क्या उसको ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस भी हुआ था, जो कि हमारी नजर चाहिए ना। बाकी सारे रिपोर्ट्स क्या है, सारी संभावनाएं क्या है, सब देखना चाहिए। वी आर नॉट ट्रीटिंग डायबिटीज, वी आर ट्रीटिंग द पेशेंट, है ना। हम किसी मनुष्य का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम किसी रोग का नहीं कर रहे हैं। नॉट ओनली रोग बट रोगी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो असेसमेंट ऑफ रोगी सर्वांगीण होनी चाहिए, तब हमें पता चलता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। ओके सर, तो मैं उस केस को वो डिस्कस करेंगे, हम पूरा इस पर चर्चा करेंगे आगे के सारे व्याख्यानों में। थैंक यू सर। सर नमस्ते सर। जी नमस्कार सर, डायबिटीज हेरिडिटरी की वजह से आया तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं सर? नहीं, लिमिटेशंस है ना उसको, जो शास्त्र के सिद्धांतों के परे है उसके परे नहीं जाना। चरक क्या लिखता है, साधनम न तो असाध्यानाम व्याधिनाम उपदिश्यते। असाध्य व्याधियों का हम साधन नहीं कर रहे, हम दुष्कर व्याधियों का साधन कर रहे हैं। जो दूसरों को साध्य नहीं हो रहा है उसको हम साध्य कर रहे हैं। असाध्य की बात, असाध्य को साध्य करने की बात नहीं है। जो शास्त्र के सिद्धांतों के परे है उस पर नहीं बात कर रहे हैं। तो जो लिमिटेशंस है वो मान्य करनी चाहिए। ओके, हेरिडिटरी की वजह से आए तो बीज दोष हो जाते हैं, उसमें नहीं होगा? उसमें लिमिटेशंस आते हैं, कुछ हद तक उसको हम सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन उसको लिमिटेशंस है। किसी पेशेंट में होगा, किसी में नहीं होगा। यानी कितनी बीज दृष्टि हुई है पता नहीं है, तो वो बॉडी रिस्पॉन्स के बाद पता चलता है कि यहाँ तक ठीक होगा, इसके आगे नहीं होगा, या पूरी तरह से ठीक होगा। ऐसा होता है। कभी और एक बात बताता हूँ कि अगर मैच्योरिटी के पहले, प्यूबर्टी के पहले है, तो प्यूबर्टी के समय पूरा शरीर बदल जाता है।
तो उस अवसर का अगर हम लाभ उठाएंगे कि उस समय शरीर पूरा बदल रहा है, तो वो चीज हम पूरी तरह से बदल भी सकते हैं, वो निकल भी जाता है। ऐसे भी कुछ केसेस है। लेकिन हम अगर ऐसा कहेंगे कि सारे हेरिडिटी हम ठीक कर सकते हैं, तो ये सिद्धांत की विरुद्ध बात हो गई। कुछ चीजों में हो सकता है, ये संभावना शक्यता हम बताएंगे। हेलो और कुछ? हेलो हाँ बोलिए। हा सर, मी डॉक्टर गायत्री बोलते. नमस्कार, बोला. सर, आपण जे प्रेग्नन्सीमध्ये प्रेग्नन्सी इंड्यूस जे डायबिटीज असतं त्याच्यामध्ये ह्या मेडिसिनचा काही रोल आहे का सर? जेस्टेशनल डायबिटीज जिसे कहते हैं, हाँ हाँ उसको हमने ट्रीट किया है ना. अभी यहाँ पर हमारे सर, यहाँ मग गायनेकोलॉजिस्ट ड्युरिंग है, हमारे दोस्त है. प्रेग्नन्सी चालेल का ते? हो, ऑफ कोर्स. अच्छा. हाँ, मैं वही बता ठीक है रहा था सर. आपको कि यहाँ पर हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त है जो गायनेकोलॉजिस्ट है. आपको विश्वास नहीं होगा हाँ कि वो पहले बीएमएस है, फिर उन्होंने बीएमएस एमडी किया, फिर उन्होंने एमबीबीएस किया, फिर उन्होंने एमबीबीएस एमडी डीजीओ किया. तो आप सोचो हो कि सर. वो कितने विद्वान हैं. यानी उन्होंने हाँ दोनों फैकल्टी से बीएमएस एमबीबीएस और दोनों फैकल्टी से पीजी किया. और आज जो अच्छा एक बहुत सक्सेसफुल गायनेकोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिकल सर्जन है, उन्हें दिल्ली अच्छा के AIIA में सर्जरी के लिए बुलाया जाता है, कॉम्प्लिकेटेड. वो नासिक में ही रहते हैं. तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरे एक पेशेंट है और उसको जेस्टेशनल डायबिटीज इस प्रकार से पिछली बार ऐसे ऐसे हो कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सका, तो अभी इस बार क्या करेंगे. तो हमने उसको ट्रीट किया और पूरी की पूरी प्रेगनेंसी सुरक्षित हो गई और वो नाही, नॉर्मल मी डिलिव्हरी आ गई. तुमचं ते वचा हरिद्रादी यूज केलं होतं, बट मी हाँ. कधी प्रेग्नन्सी मध्ये ट्राय नाही केलं. म्हटलं ते तर- उष्ण तीक्ष्ण असणार नहीं आणि नहीं, मग वो इतना संतुलित गण है कि जैसे हाँ उसमें वचा है, हरिद्रादी है, वैसे उसमें मुस्ता भी है जो शीत है, जो ज्वर को भी अच्छा. कंट्रोल करता है. उसमें यष्टि ओके भी सर. है जो रसायन है, मेद्य सर, मग है. मात्रा सेमच राहते की अकॉर्डिंग टू म्हणजे हाँ, वो पेशंटच्या? मात्रा वही सारा क्या बोलते हैं उसको, शास्त्रीय संतुलन है कि मात्रा कालाश्रया युक्ति. तो मात्रा और काल इस पर ही सारा निर्भर है. हाँ कभी कभी सर. उसके साथ एक आध और ड्रग भी देना पड़ता है अवस्था देखकर, उसको भी उस समय बताएंगे. ओके सर, चालेल. चलो, जी. थँक्यू. नमस्कार. क्या आपके प्रैक्टिस में वाग्भटोक्त पूरा जो गण है, सारे गणों का इस्तेमाल आप ज्यादा से ज्यादा करते हो, यानी वाग्भट पर ही आपकी प्रैक्टिस है जो आपने बताई थी? तो हाँ, मैंने बोला ना कि मैं वाग्भट की ही प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मेरे वाग्भट की डेफिनेशन है कि चरक प्लस सुश्रुत मल्टीप्लाइड बाय स्मार्टनेस इज इक्वल टू वाग्भट. इसका अर्थ है कि मैं चरक को भी देखता हूँ, सुश्रुत को भी देखता हूँ. वाग्भट का जो विषय है, उस विषय को चरक सुश्रुत में कहाँ पर पढ़ाया गया है, कहाँ पर लिखा है, उसका भी मैं अध्ययन करता हूँ. तो उस विषय का मुझे सर्वांगीण सर्वंकष सभी क्रॉस रेफरेंसेस, विरोधी रेफरेंसेस सब पता रहते हैं. सर, आपके जितना तो हमने टीका वाचन नहीं किया है, लेकिन मुझे ये पूछना है कि अगर हमें शुरुआत करनी है ग्रंथों से रेफरेंसेस लेने की, तो क्या आप इस हाँ. पर भी हमें थोड़ा गाइड करेंगे सर? क्योंकि ये हाँ, तो बहुत अभी हमने क्या important किया है, ये हर्षल वैद्य जो है हमारे सन्मित्र, जिनको मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कोर्स का जो आज आरंभ हुआ है और इस कोर्स का जो पूरी संकल्पना है, वो हमारे सन्मित्र हर्षल वैद्य जी की है. तो उन्होंने मुझे ये बहुत अच्छा सहकार्य किया है. तो मैंने उनको बोला कि हमारे जितने कोर्स चलते हैं, चरक सिखाना है, वाग्भट सिखाना है, तंत्र युक्ति सिखाना है, पीजी एंट्रेंस का कोर्स चलता है, इन चारों कोर्स पर, इस कोर्स में जिन लोगों ने एडमिशन लिया डायबिटीज रिवर्सल के कोर्स में, उनको उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए भी हम वहां पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर देंगे, 10% से लेके 50% तक. तो आपको अगर वो कोर्स ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हो. तो 1 साल के लिए खुला रहता है और वो फ्लेक्सी टाइम है. ऐसे नहीं कि 9 से 10:30 तक ही आपको यहाँ पर लॉग इन करके देखना सुनना है, ऐसा नहीं है. इट इज फ्लेक्सी टाइम, एनी टाइम मेनी टाइम. आप एक ही लेक्चर दोपहर के 2 बजे, रात के 2 बजे, 1 बार, 2 बार, 10 बार सुन सकते हैं. यानी वो एक ऐसी व्यवस्था है ग्रंथ सीखने की कि आपको स्वयं को पढ़ने की क्षमता आने तक आप उसको करते रहिए. वो मेरा व्यवसाय नहीं है, वो वेबसाइट मैनेजर के लिए उसकी कुछ एक सालाना फी है. तो वो कोर्स तो 1 साल के लिए वैलिड रहता है. तो वो आप उसमें आपका हमेशा वेलकम है. मैं 120 अध्याय जो है वो निरंतर पढ़ते रहता हूँ. यानी मैं वाग्भट एक साल में 3 बार पढ़ता हूँ, चरक में 1 साल में 3 बार पढ़ता हूँ, सुश्रुत में 1 साल में 2 बार पढ़ता हूँ, क्योंकि सुश्रुत में 186 अध्याय है. तो मैं रोज पढ़ता रहता हूँ, रोज अपलोड होता रहता है. इस तरह से है वो. हॅलो ओके सर, थँक सर, अजून एक प्रश्न माझ्याकडून. हम्म, हॅलो बोलिए बोलिए. सर,
हा सर, आपल्याकडे म्हणजे पेशंट येतात ते काही काही डायबेटिक असतात, 15-15, 20-20 वर्षापासून असतात, कोणी 25 वर्षापासून असतात, कोणी ह्युमन ऍक्ट्रापेडवर, ह्युमन इन्सुलिनवर असतात किंवा मिक्स्टार्डवर असतात. सो आपण जे ट्रीट करणार आहोत समजा वच्या हरिद्रादी गणाने, सो ते क्रोनिक जर पेशंट असतील, खूप सारे क्रोनिक, सो त्यांचा आउटकम आता तुम्ही बोललात की काही रोगी असाध्यही असतात. सो आपण आता जे क्रोनिक असणार आहे त्यांचा रिझल्ट तुमच्या मते तुम्हाला म्हणजे ते कितपत जाणवलं की ते पण आउट म्हणजे येऊ त्याच्यातून शकतात. बाहेर पडलेत त्याचं किंवा कसं नाही असतं की पडलेत? हा. इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंटच्या बाबतीत उसके बारे में आपको उसका सी पेप्टाइड, उसका फास्टिंग इंसुलिन, ये लेवल भी देखना पड़ता है. केवल आप फास्टिंग पीपीएचबी से देखेंगे तो वो नहीं होता है. अगर वो इंसुलिन ले रहा है तो उसके साथ साथ उसके शरीर की जो स्थिति है उसको हमने देखना चाहिए, और उसको देखते हुए उसको टेपर आउट करना है. अगर 250 इंसुलिन टेपर आउट हो सकता है तो फिर 20-25 साल का जो इंसुलिन है वो भी टेपर आउट करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको मर्यादाएं रहती है जो उसके एज के अनुसार है, उसके डायबिटीज का एज कितना है उसके अनुसार है, और करंटली उसका सी पेप्टाइड और उसका फास्टिंग इंसुलिन कितना है उस पर है, और इसके परे फिर हम जो कर रहे हैं उसको उसका शरीर कैसे साथ देता है उस पर भी है. अभी एक पेशेंट चल रहा है कल्याण से, उनके एज है 62 और वजन था उनका 60 किलो के आसपास. तो उनका 26 यूनिट चल रहा था, उसको 4 तक लेके आए थे, लेकिन 4 के नीचे नहीं जा रहे हो तो उसका लिमिटेशन है. लेकिन इतना यूनिट तो बचा पाए ना रोज का, उसका जो उसके उस शरीर पर दुष्परिणाम होने वाला तो बचा पाए. तो ये भी होता है. तो ये सारी चीजें हैं कि इसमें बहुकारण योगदान जिसे कहते हैं कि अनेक चीजें उसमें काम करती है. इट इज अ मल्टीफैक्टोरियल थिंग, डायनेमिक थिंग है वो. आगे और कुछ नहीं. हो नमस्कार गए सर। सबके क्वेश्चन? हाँ जी नमस्कार. बोलो. सर मेरे पास पेशेंट है। सर क्या आप बता सकते हैं मीन्स पेशेंट्स को हम कैसे कन्विंस करें, या जैसे 100% डायबिटीज रिवर्सल हमने बोला था बट 100% तो नहीं होता है, तो किन होता है ना, पेशेंट को हम होता है जिसमें हुआ है उसका उसको प्रूफ दिखाइए और उसको कन्विंस कीजिए कि देखो इसमें हो गया, आप में भी हो सकता है. बराबर है ना. पेशेंट्स को हम देखिए मैं एश्योर आपको एक कर बात नहीं बोलता सकते हूँ, ना सर? एक बात बोलता हूँ मैं आपको कि आपके पास एक पेशेंट आ गया और एक पेशेंट का डायबिटीज रिवर्स हो गया, ओके, तो उसके लिए 100% रिजल्ट है कि नहीं? उसके लिए है। हाँ, और आपके पास मान लो कि एक 100 पेशेंट का डायबिटीज रिवर्स हो गया है और 101 पेशेंट आ गया, उसका नहीं हुआ, तो उसके लिए रिजल्ट कितना आया? 0. तो आप ये मत सोचिए कि कलेक्टिवली मेरे पास इतने पेशेंट आए उसमें से कितने लोगों का आया. उस एक पर्सन को क्या अनुभव आता है, उस एक पर्सन के अनुभव पर आपको अगला पेशेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा. बराबर है. स्टैटिस्टिक्स के लिए हम यहाँ पर नहीं है, हम इसके लिए हैं कि एक पेशेंट की पुरुषम वीक्ष हम ट्रीटमेंट करके उसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं. तो बहुत सारे लोगों को लेके जा सकोगे तो उतने नए पेशेंट आपके पास आने वाले हैं. तो ये क्या होता है, व्यपदेशस्तु भूयसा है. ये आप ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को उस तरफ ले जाओ तो आपको ज्यादा से ज्यादा यश मिलेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा नाम मिलेगा. इस तरह से है. ओके बरोबर आहे ना. मी आता सॉरी सर, ह्या मॅडमने आता जसं विचारलं की आपण 100% रिव्हर्सल, लाईक तुमची आता प्रॅक्टिस चांगलीच आहे, तुमच्याकडे एवढे केसेस आहेत, पण आता आम्ही तुमचं आता बघून आम्ही जर समजा फॉलो करायला लागलो, नवीन पेशंट जेव्हा वॉक इन येतात विथ लॉट ऑफ मे बी कॉम्प्लिकेशन्स और नॉट विदाउट मच कॉम्प्लिकेशन्स, त्यांचा पहिला प्रश्न हाच असतो की पूर्ण बरा होईल का, किंवा माझे पूर्ण ॲलोपॅथी बंद होतील का. Can you please ask Yeah. question in उसका Hindi? पहला आंसर आपने पूछते हैं, सो ते वो पूछते हैं कि पूरा जाएगा क्या, पूरा रिवर्स होगा क्या. सो कैन वी उसका पहला कॉन्फिडेंटली आंसर से यस. राइट ऑन डे 1 यस? हाँ, उसका पहला आंसर यस देना है. क्यों देना है? क्योंकि संभावना 100% होने की है. होगा कि नहीं ये 4 चीजों पर है. एक आप स्वयं, दूसरा औषध, तीसरा उसका आहार, चौथा उसका व्यायाम. इसमें से एक चीज आपके हाथ में है, औषध, बाकी 2 चीजें उसके हाथ में है. बराबर है. तो ये टीम है, ये आप अकेले नहीं कर सकते. आपके केबिन से बाहर निकल गया कि आपका नियंत्रण समाप्त हो गया. आपने दी हुई औषधि उसने ली नहीं ली, रेगुलरली ली नहीं ली, इस पर एक चीज अवलंबन है. और उसके परे 2 चीजें हैं कि उसका शरीर जो बनने जा रहा है आपकी औषधियों के बाद, वो आहार से बनने जा रहा है. बराबर है. तो ये मल्टीफैक्टोरियल है ना, उसमें से 2 चीजें आपके हाथ में है, 2 उसके हाथ में है. तो अगर ये चारों चीजें एक साथ मिलके काम करेगी तो यस 100% हो सकता है.
और यही इसकी गुत्थी है कि पेशेंट को क्या लगता है कि मैंने आपको पैसा दिया है, आप मुझे औषध दे दो, आप मुझे लेक्चर मत दे दो, आप मुझे सिखाओ मत। ऐसे नहीं होता है। इस डायबिटीज रिवर्सल नाम की मूवी का हीरो पेशेंट है, हम नहीं है। So, हम sir, स्पॉट बॉय हैं। insulin dependent patient पण if they are asking right on day one, are we going to Yeah. say the same thing? यस, उसको ये बताना है कि आपका इंसुलिन जितना है उसको हम हर 3 दिन के बाद 1 यूनिट कम करके देखेंगे। अगर आपकी शुगर नॉर्मल उस कम करने के बाद भी रहती है तो विल गो ऑन 3 days 1 यूनिट डाउन। तो आप उसको कैलकुलेट करके बताइए कि इतने दिन में आप नीचे आ सकते हो। अभी ये डिपेंड करता है कि 2 + 2 4 होगा, 5 होगा या 3 होगा। तो सब कुछ आपके हाथ में नहीं है ना। भगवान श्री कृष्ण कहता है अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। अधिष्ठान यानी आपका क्लिनिक, कर्ता यानी डॉक्टर, करण यानी औषध, विविधाश्च पृथक चेष्टा आपने किए हुए सारे प्रयास आपके पेशेंट और आपने, और इसके परे 5वीं चीज है दैव, वो अपने हाथ में नहीं है, उसको छोड़ देते। 4 चीजें हमारे हाथ में वो कर लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं डॉक्टर शिंगल बोल रहा था, बरेली यूपी से सर। जी नमस्कार, बोलिए। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि एक थैंक यू बोलना पड़ेगा आपको, हर्षद सर को। हाँ जी। क्योंकि इतने सारे डायबिटीज के डॉक्टर बन जाएंगे पूरा इंडिया में। हाँ जी। और मुझे लगता है कि बहुत सक्सेसफुल भी होंगे। तो इसके लिए मेडिसिन की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। जी। मैं अपना बरेली का अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। यहाँ पे लगभग 150 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, किसी में ऑटोमेटिक खरल नहीं है। नहीं, देखिए अभी दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी कोने तक कुछ भी पहुंच सकता है। मेरी जो औषधि है आज स्पेन में जाती है, सिंगापुर में जाती है, मस्कत में जाती है, ऑस्ट्रेलिया में जाती है, ब्राजील में जाती है, या हमारे ढेबेवाड़े में जाती है, या फिर आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के किसी कस्बे में जाती है। तो वो तो बात ही नहीं है। दूसरी एक बात मैं बताता हूँ, कुछ साल पहले मैं किसी ग्रुप पे था, बहुत एलाइड ग्रुप था, बहुत बड़े बड़े डीन प्रोफेसर वगैरह थे। उसमें मैंने लिखा था कि जैसे रेमडेसिविर के लिए ब्लैक मार्केटिंग हुआ, लाइनें लगी, लड़ाइयाँ हुई, वैसे एक दिन वचा हृदय के लिए लाइनें लगनी चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग होना चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए। यानी इतने हम लोग सभी जगह उस प्रकार की ट्रीटमेंट करने में सक्षम हो जानी चाहिए। तो उस दृष्टि से ये पहला कदम है। मान ले, देखेंगे कितने यहाँ तक हम यशस्वी होते, कहाँ तक हम पहुंच पाते हैं। सर थोड़ा शुरुआत तो करते हैं। सर थोड़ा मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में भी थोड़ा गाइड करिएगा। जी जी पक्का। अरे आपने ही करना है, ये थोड़ी मेरा पेटेंट है, मेरा अधिकार है, मेरा कॉपीराइट है, मेरा इन्वेंशन, मेरा डिस्कवरी है। ये वाग्भट का है, यानी आपका है, मेरा है, सबका है। नो डाउट सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी। हेलो सर। प्रणाम सर। नमस्ते सर। नमस्कार, बोलिए। मेरे पास एक पेशेंट है 68 इयर्स का, उसको डायबिटीज है 10 साल से। और अभी अभी उसका नया एक प्रॉब्लम हुआ है, सीरम क्रिएटिनिन ज्यादा आ रहा है और पाँव में स्वेलिंग से नी तक अप टू नी पिटिंग एडिमा है। हाँ जी। तो क्या हम उनको अभी देखिए क्या होता है कि ये सारी चीजें भी हमने आगे देखनी है। एक हमारा व्याख्यान उस तरह से भी है कि डायबिटीज और कोमॉर्बिडिटीज, डायबिटीज एंड उसके कॉम्प्लिकेशंस, उसमें ये सारा लिस्ट में लिखा हुआ है। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें सारी बातें लिखी हुई है, उस पर हम चर्चा अवश्य करेंगे। क्योंकि डायबिटीज जो है वो पेशेंट को मारता नहीं है, लेकिन उसको जीने नहीं देता है, क्योंकि वो एक एक संस्थान को नष्ट करते चला जाता है। तो पहला तो संस्थान नष्ट होने वाला किडनी होती है, दूसरा संस्थान हृदय होता है, तीसरा ब्रेन होता है, चौथा जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है वो होता है। उस पर तो बात करना आवश्यक है, वो करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू। हेलो सर। और कुछ? हाँ हेलो सर, साउंड आ रहा है क्या? नमस्कार। नमस्कार। हाँ, आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आपका विजडम ऑफ नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। जी नमस्कार सर। थैंक यू सर। मुझे पेशेंट रिगार्डिंग नहीं पूछना था, मुझे ये पूछना था कि अभी कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं ना हम, तो डायबिटीज से रिगार्डिंग हमारे संहिता के जो चैप्टर है, जो अभी सिर्फ इसी स्पेसिफिक टॉपिक में कौन सी रीड करनी चाहिए? हाँ, वो जैसे बताएंगे ना। आपने पुस्तक का पूर्व रूप बताया। अगला जो पोर्शन है, अगला जो व्याख्यान है उसी पर है कि कहाँ से शुरुआत करनी है। ओके। हाँ जी। थैंक यू जी। सर नमस्ते सर। हाँ जी नमस्कार सर। मोस्ट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव रहता है सर, इधर
पेरेंट साइड और मदर साइड, यस उसमें रिवर्स करने का कितना पॉसिबिलिटी, देखिए कितना एश्योरेंस दे सकते हैं? 40 के पहले है तो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, 40 के बाद है तो चांसेस थोड़े कम होते हैं। जैसे एज 40, 45, 50 हो जाता है वैसे वो डिफिकल्ट होता है। लेकिन एक ऐसा भी मैंने देखा है कि मेनोपॉज के आसपास अगर वो लेडी है यानी फीमेल पेशेंट है तो उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, सारे हार्मोन उसके चेंजेस होते रहते हैं। तो उसका लाभ उठाकर, उस अवसर का लाभ उठाकर हम उसको पूरी तरह से ठीक भी कर पाते हैं, क्योंकि स्त्री का शरीर 3 बार चेंज होता है, एक मेनर्क के समय, दूसरा प्रेगनेंसी के समय और तीसरा मेनोपॉज के समय। और मेनोपॉज के समय जो चेंज होता है वो परमानेंट चेंज होता है, क्योंकि उसके बाद जिंदगी में फिर से चेंज नहीं होना है। तो ये जो उसके शरीर का बदलाव है, उस बदलाव के काल में अगर हम अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे तो वो पूरी तरह से ठीक होने की संभावना जरूर रहती है। लेकिन आपने जो पूछा कि फैमिली हिस्ट्री है, तो फिर वो हिस्ट्री ऐसे होनी चाहिए कि माता पिता को अगर 40 के पहले से डायबिटीज है तो, और इसकी भी उम्र 40 के पहले है, तो वो थोड़ा सा संभावना जो है वो अच्छे की ओर जाती है। लेकिन जिस समय इसका पेशेंट का एज 40 के परे जाता है तो थोड़ा दुष्कर होता है। इसका भी कारण मैं बताऊंगा कि 40 के बाद ऐसे क्यों होता है, उसका सुश्रुत में रेफरेंस कहाँ पर है, और 40 के बाद ही ये चीजें डिफिकल्ट क्यों होती चली जाती है शास्त्रीय, उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा आगे। थैंक यू। गर्भधारणा करने के पहले जो पेशेंट्स आते हैं आजकल हमें बहुत 35 to 40 एज ग्रुप में, और उनको ऑलरेडी इंसुलिन चालू होता है, डायबिटिक मदर या डायबिटिक फादर है, तो उस केस में हमें बच्चे में बीज दोष नहीं आए या उसको कुष्ठ होने की संभावना बाद में नहीं रहे, इसलिए कुछ कर सकते हैं क्योंकि आप पंचकर्म मना कर रहे हैं सर। वही तो मैंने उसमें बताया हम आपको, वही तो इस कोर्स का यूएसपी था। अगर आपने इस कोर्स यस का सर प्रमोशन वीडियो देखा होगा तो उसमें जो लेडी थी वो 174 यूनिट पर डे इंसुलिन ले रही थी, उसके बावजूद उसको हमने प्रेगनेंसी करने के लिए कहा, उसका HbA1c पर मेंटेन किया, उसकी डिलीवरी FTND हो गई, कोई भी एनोमली स्कैन में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, और आज कल 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 शाम को उसका, उस बेटी का दूसरा बर्थडे हमने मनाया। तो ये पॉसिबल है, करके दिखा ओके है। सर, ये हाँ, किया बहुत है, इसलिए बोल रहा हूँ। मोटिवेटिंग है। हाँ, यानी यस सर, संभावना नहीं, बहुत हो मोटिवेटिंग। सकता है, ऐसे नहीं, हवा में बात नहीं, किया है। यस सर, सर थैंक यू सो मच। इसका मतलब सर, मेनोपॉज के बाद डायबिटीज ठीक करना मुश्किल है क्या? मेनोपॉज के बाद वो जो संधि काल है ना, 5 साल का, मान लो कि आपने प्री मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुअल और पोस्ट में, सॉरी, प्री मेनोपॉजल, मेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल, ये जो पूरा एक तो 5 साल का कालावधि होता है, इसमें स्त्री का शरीर चेंज होता है। तो ऐसी स्थिति में ये अच्छी संधि होती है। इसका मतलब ये नहीं कि मेनोपॉज के बाद ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन ये जो अच्छी संधि है, उसका शरीर बदल ही रहा है, उस समय उसको ऐसे बदलो कि उसकी जिंदगी में फिर से वो चीज आए ही नहीं। ऐसे में उसका एडवांटेज बताया। इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद नहीं होता। अभी जो आपने ये देखा, रिपोर्ट देखा 360, 320, उसकी तो उम्र 62 थी, ऐसा नहीं कि हो सकता है। उसके बाद तो है ना, मेल फीमेल शरीर में ज्यादा अंतर नहीं रहता है, दोनों एक जैसे हो जाते हैं करीब करीब। जी, आगे। ओके सर, थैंक यू। प्रणाम सर। हाँ, नमस्कार सर, डॉक्टर मुकेश जाटव सर, नियर बाय भोपाल। जी। सर काफ़ी अच्छा लगा सर, आपका फर्स्ट लेक्चर से काफ़ी लगा कि कुछ और भी सर कर सकते हैं सर आयुर्वेद में सर। जी। काफ़ी इच्छा थी सर से बातें की है सर, आज आपके दर्शन भी हो गए। जी, नमस्कार। सर एलोपैथिक में सर पेशेंट को डायबिटिक मेडिसिन दी जाती है सर, तो आयुर्वेदिक के साथ में सर उसको टैबलेट डोज में देना पड़ता है इंसुलिन वगैरह के साथ में चलने देना है? टेपर आउट करते हैं, धीरे धीरे करना है। पादेना पथ्यम अभ्यस्तम पाद पादेन वातेजन, धीरे धीरे करना है, झट से बंद नहीं करना है। झट से बंद करेंगे तो असात्मजा ही रोगास्यु सहसा त्यागशीलना, ऐसे होता है। इसलिए उसको स्विच ऑफ नहीं करना है, उसको हम कितने दिन से चालू है उस दृष्टि से धीरे धीरे उसको कम करते हैं और वो हो जाता है। थैंक यू सर। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि इसी आधार पर, इसी प्रिंसिपल्स पर हाइपोथायरॉयडिज्म को भी या ठीक किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन इतना धीरे होता है, वो इतना चिरकारी है, इतना स्लो प्रोसेस है कि मान लो कि 100 mcg गोली चालू है, तो 100 mcg गोली को बंद करने के लिए आपको 1 साल लगेगा, क्योंकि हर बार 3 महीने के बाद TSH करेंगे, 25 mcg उसका कम करेंगे, फिर 3 महीने के बाद TSH करेंगे, फिर 25 mcg, तो 100 mcg को बंद करने के लिए उसको 1 साल लगता है। तो मैं कहता हूं एक दृष्टि से ऐसा अलग कि एक थायराइड की टैबलेट आप जिंदगी भर लेते रहोगे तो ना तो उसकी कोई साइड इफेक्ट है, ना उसका कुछ बिगड़ता है, वो मेंटेन रहता है। तो एक अफोर्डेबिलिटी की दृष्टि से देखेंगे
और रिस्क ऑफ फैक्टर्स के दृष्टि से देखेंगे तो उसको समय बहुत लगता है, अत्यंतिक चिरकारी है, मंद गति जिसे कहते हैं ना, जो हमारे शास्त्र में लिखा है कि कफ जो है चिरकारी है, उसका सही अनुभव आता है वो हाइपोथायराइडिज्म में आता है। सर मतलब डायबिटीज के साथ हाइपोथायराइडिज्म है, तो डायबिटीज भी ऐसे ट्रीटमेंट ऐसे पहले धीरे डायबिटीज धीरे ट्रीट करो, पहले डायबिटीज ट्रीट करो, क्योंकि वो जो है वो यानी सद्य परिणामकारी है। 1-2-3 दिन में उसका परिणाम जो है शुगर में ऊपर नीचे होता है, वैसे TSH का 1-2-3 दिन में नहीं होता, इट टेक्स मंथ्स। तो पहले डायबिटीज ट्रीट करो, फिर हाइपोथायराइडिज्म की ओर जाओ। मतलब दोनों एक साथ है तो दोनों एक साथ इंटर रिलेटेड तो नहीं है? इंटर रिलेटेड थोड़ा बहुत है, लेकिन उसका एल्ट्रोक्सिन चालू रखो, उसका थायराइड मेंटेन रखो, उस पर भी आपको रिजल्ट आ जाता है अपने आप, उसके लिए अलग कुछ करना नहीं पड़ता। इसी इसमें लेट नहीं होगा ना? डायबिटीज रिवर्सल में लेट तो नहीं होगा ना? नहीं लेट नहीं होगा, वो तो उसी क्रम से होता है जिस क्रम से बाकी का होता है। ओके थैंक यू Sir, Vacha Harirati works very well on both, on hypothyroidism as well. एवरीथिंग जितने जिंदगी में जीवन में संतर्पण जन्य है उसमें वचारदर्दी काम करता है। Thank you, sir. सर फिर वमन देने की जरूरत नहीं है ना, अगर ये मेडिसिन चालू है तो क्या देना है? मैंने मेरी जिंदगी में पंचकर्म नहीं किए हैं, मैं शोधन को मानता हूँ कि ये शोधन है, शो योर धन, तो मैं पंचकर्म नहीं करता हूँ। उसके मेरे कुछ शास्त्रीय कारण है, वो मैं बताऊंगा आपको। ऐसा नहीं कि मैं पंचकर्म का शत्रु हूँ, विरोधी हूँ, लेकिन जो व्यावहारिक बात है मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर आप देके रखिए खुद को, कि जो ट्रीटमेंट आप अपने फैमिली मेंबर को सजेस्ट करेंगे वही ट्रीटमेंट आप अपने पेशेंट को सजेस्ट करो। अगर आपको लगता है कि ये ट्रीटमेंट जो है वमन वाली मैं मेरे घर के पेशेंट को, मेरे घर के सदस्य को सजेस्ट करूंगा, तो आपके पेशेंट को भी सजेस्ट करिए। और मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे घर के पेशेंट को मैं, मेरे घर के मेंबर को मैं शोधन के लिए इंडिकेट करूं, इसलिए मैंने मेरे पेशेंट पर कभी नहीं किया। ये मेरी मर्यादा है, मेरी अपनी लिमिटेशंस है। कई वार्ता लगता રહેવું પડે તો આપણને બી બધું ખબર પડે। एक बात बताइए सर, कि जैसे अब कह रहे कि डायबिटीज है एंड हाइपोथायराइडिज्म, बहुत सारे केस आते हैं सर, बहुत सारे पीसीओडी फैटिग भी लेके आते हैं, पूरा ग्रुप लेके आते हैं। हाँ जी सर, ये हमारा जो डायबिटीज है रक्तगत मज्जा और मेद ये भी आता है, लेकिन आपका जो थायराइडिज्म हो गया वो दैट इज स्टेटस बर्निंग ओजस। हाँ, वो क्या होता है कि पहले डायबिटीज ठीक होगा, फिर पीसीओडी ठीक होगी, क्योंकि वो 1 महीने के बाद ही चेंजेस आते हैं, और सबसे बाद में वो हाइपोथायराइडिज्म पर आपको परिणाम मिलेगा। ये बहुत चिरकारी है। के हिसाब से चलेंगे ना हम अपने सप्त धातु के हिसाब से, अगर कोई ट्रीटमेंट। इसी कारण से मैंने कहा कि वो थायराइड को बहुत टाइम लगता है, पीसीओडी को तुलना में कम लगता है, और उससे तुलना में कम डायबिटीज को लगता है। लेकिन क्या होता है पीसीओडी में, आपने 1 महीना ट्रीटमेंट दिया तो दूसरे महीने में वो ओवरीज हो जाती है, रेसेसिव हो जाती है, फिर दूसरे महीने आपने जो ट्रीटमेंट दिया वो दूसरे ओवरी पर चली गई, राइट लेफ्ट मान के चलिए, तो पहले का रिजल्ट तीसरे महीने में आता है, दूसरे का रिजल्ट चौथे महीने में आता है। तो आपको कम से कम 3 महीना तो ट्रीटमेंट देना ही देना है, उसके पहले वो ठीक कैसे होगा? होता नहीं है, मेरा तो अनुभव नहीं है, लेकिन 3 महीने के बाद सोनोग्राफी करो, सब कुछ ठीक दिखाई देता है जनरली। वैसे थायराइड में नहीं होता, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। और कुछ? बस सर एक चीज है कि जैसे अभी मेरा कंसर्न क्या है, मैं डॉक्टर सामिया ही बात कर रही हूँ सर। मैं कभी भी मैं आप ही की तरह रसायन वगैरह में मेरे को भरोसा नहीं होता, डर लगता है मुझे एक्चुअली, सही बताऊं यूज करने में। तो यही मेरा कंसेप्ट है सर कि जो प्रकृति का असेसमेंट है प्लस जो हमारे सप्त धातु है और दोष जगह है ही, तो यही अब सर जब मेरे पास से कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं ना कि जो डायबिटीज है, फैटी लीवर है, प्लस आपका थायराइड चला गया, लास्ट में ब्रेन फॉग आ गया, ब्रेन फॉग बहुत आ रहा है सर, ठीक है। तब मेरे को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि इतने सारे सिम्टम्स देने के बाद में सामने वाला कभी रैंडमली कुछ थ्रो करता है, कभी कुछ थ्रो करता है। अब इधर हम अपनी धातु लेकर के चलते कि इस धातु में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जब अस्थिगत हो जाता है, गंभीर हो जाता है, उसका मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया, बराबर।
तो सर ये चीज का कंसेप्ट ना मुझे एकदम, आप प्लीज सर ये जरूर कवर कीजिएगा इसमें। एक मिनट में बता देता हूँ आपको। देखिए चरक में एक प्रक्षिप्त श्लोक है, बहुत अच्छा है। वो लिखता है कि रसरक्ता श्रित साध्य मांसमेदो गतश्च यः अस्थिमज्जा करता कृचरा शुक्रस्थो नैव सिद्ध्यति। तो ये साध्यता है। हम जिस व्याधि के लिए काम कर रहे हैं उसमें लिखा है रस रक्ताश्रित साध्य मांसमेदो गतश्च यः। पहले 4 धातुओं में साध्यता जल्दी होती है। अस्थि मज्जा में कृचरः साध्यः थोड़ा देर लगता है या डिफिकल्ट होता है। शुक्रस्थो नैव सिद्ध्यति, शुक्रगत चीजें ठीक नहीं होती है। तो ये एक सिद्धांत है, इसको मान के चलिए। कभी कभी शुक्र को भी ट्रीट कर लेते हैं, उसके मैंने आपको उदाहरण बताया। तो करो ना करो। थैंक यू सो मच सर। सर वचा हरिद्रादि गण हम पित्त प्रकृति या पित्त वो जब ज्यादा हो डोमिनेंट तो दे सकते हैं? किसी में भी दिया है मैंने, तो किसी में भी ये इतना संतुलित गण है। देखिए उसमें इंद्रदेव है, उसमें यष्टि है, उसमें प्रश्निप्रण्य है, उसमें मुस्ता है। तो ये उसको पित्त की ओर जाने नहीं देते, अपतर्पण की ओर जाने नहीं देते हैं। उसमें अत्यंत तीव्र वीर्य ऐसे 4 कंद द्रव्य है, वचा, हरिद्रा, मुस्ता और शुंठी। 5वां अतिविषा है जो मैं इस्तेमाल नहीं करता। उसका कारण क्या है वो बाद में बताऊंगा मैं। सर आर्टिकेरिया में भी कर सकते हैं यूज? किसी में भी। आर्टिकेरिया में मैं भूनिम्बादी यूज करता हूँ, क्योंकि आर्टिकेरिया जो है शीतपित्त है, शीतपित्त जो है शाखागत अम्लपित्त है। अम्लपित्त को ठीक करने की क्षमता भूनिम्बादी में जितनी है उतनी अन्य किसी में नहीं है, इसलिए हम उसको कल्पशेखर कहते हैं। जैसे लोग अम्लपित्त के अधिकार में सूतशेखर यूज करते हैं, वैसे हमने भूनिम्बादी का नाम रखा है कल्पशेखर, कल्पशेखर भूनिम्बादी। तो वो जितने शाखागत और कोष्ठगत अम्लपित्त के डेरिवेटिव्स हैं उन सभी में काम करता है, चाहे वो खुजली हो, रैश हो और कुछ हो। तो भूनिम्बादी काढ़ा सर? मैं किसी को काढ़ा नहीं देता हूँ, मैं किसी को पुड़ी नहीं देता हूँ, मैं किसी को आंवले नहीं देता हूँ, घृत नहीं देता हूँ, तेल नहीं देता हूँ, कुछ नहीं देता हूँ। मैं केवल गोलीबार करता हूँ। गोली टैबलेट। भूनिम्बादी गोली? हाँ गोली। ओके। तो सप्तदा भावी टैबलेट बनाया उसके। ओके। ये इतना कड़वा होता है कि वैसे ही पेशेंट ले नहीं पाता। हाँ ऐसे काढ़ा तो कोई पी नहीं सकता, क्योंकि पहला वाक्य क्या है, अरुचेर प्रसंगता। तो टैबलेट निकल सकते हैं ना। हाँ राइट। इसलिए टैबलेट बनाए सभी के। मैं पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। पुणे में 70% लोग तो आईटी क्षेत्र से आते हैं। मराठी में बताएंगे तो आयटीत आते हैं वो, है ना। आयटीतले लोक आयटीत असतात, त्यांना ते चूर्ण, पुडी, नाडी असं नाही चालत, इसलिए वो मैं वहां पर सभी को टैबलेट ही देता हूँ। इसलिए वो टैबलेट की प्रैक्टिस है सारी। हो गया, 1 घंटा हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर पे। कल बात करेंगे अभी 11 बजे। सर आपके मेडिसिन कैसे ऑर्डर करना है वो बताएंगे बाद में। वो कमर्शियल बातें है, वो यहाँ पर क्या करना अच्छा नहीं है ना, नैतिकता की दृष्टि से अच्छा नहीं लगता है। चलेंगे, गुड नाइट कहेंगे, कल मिलते हैं। जी सर, जैसा आपको ठीक लगे। गुड नाइट सर। हाँ जी, सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद, सभी का आभार। और सोनल मैडम आपको हार्दिक धन्यवाद। हर्षद सन्मित्र हमारे हैं, हर्षद वैद्य, उनको नमस्कार। हमारे गुरुजी तपन सर को नमस्कार। और आपके सबके हृदय में जो अंतरात्मा में चरक सुश्रुत वाग्भट भगवान श्री कृष्ण है, उन सभी को नमस्कार।